भी हैं जिन्होंने हमें एक शॉर्ट पीरियड में अपना कीमती वक्त दिया। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब नदीम भट्ट साहब से कि वो आएँ और बकायदा प्रोग्राम का आगाज़ सुनाएँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और न्यूली इलेक्टेड मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूं। दिस इज द थर्ड टाइम कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और पहले कासिम साहब के लिए मैं आप लोग सब लोगों को दरखास्त करूँगा कि आप लोग जितने लोग चाहे वो आपके रिलेटिव थे या नहीं थे उन सब के लिए दुआ पहले कर लें, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम आपको एक दफा हम शरीफ और सूरत अल-इखलास पढ़ लें और जितने भी लोग थे जितने भी हमसे पहले थे सबके लिए दुआ कर दें, फिर इंशाअल्लाह इसका आगाज कर लें। अच्छा जी, इससे पहले मैं पॉइंट्स शेयर करना शुरू करूँ। सर पहले तो थोड़ा सा अगर ये पीछे हो सकता है, इज इट पॉसिबल? अभी थोड़ा मुझे इधर आ जाएगा थोड़ा सा, या इसको मैं आगे कर लूँ थोड़ा सा, जैसे आपको आसानी है जो आसानी होगा ये आगे कर लो, पीछे हो जाएगा रोस्टम आगे हो जाएगा अंदर बाजार में इकट्ठा पीछे करना है। ठीक है सर, ठीक है थोड़ा सा ठीक है सर। स्लाइड को ठीक करें। इसको कहाँ गया है? इसको सही करो। इसको देखें जरा आप, इससे इसको चेयर के साथ इसके साथ ऐसे आगे कर देते हैं। चल जाएगा काम? नहीं सर, उसको साइड कर देगा। ठीक है, ठीक है आप लोगों को नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल सर, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं वही मैं तो कल शाम को 10 बजे मैं अपनी टैक्सेशन की किताब लिख रहा हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सॉफ्ट फाइल आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, इसमें बेशक आप मुझे एक तो चैनल भी हमारा बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे, 270 वीडियोज है जो वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इसको भी हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक एट लार्ज में लोगों तक ये चीज चले। पहला तो ये हो गया, बुक भी आपके पास आ जाएगी, 2021 की भी है और 22 की भी है, दोनों आपको मिल जाएगी ताकि आपकी रिटर्न में भी हेल्प हो जाए और आगे ऑनवर्ड भी आपको बताओ क्या करना। 270 प्लस वीडियोज है वो मैंने आपको बता दी। आप जैसे YouTube पे जाके इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस लिखेंगे, YouTube पे भी है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है और ट्विटर पे भी है।
बहरहाल ये पहला इशू है। दूसरा मेरे पास जो आज का जो टॉपिक है, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, कुछ पॉइंट्स पहले आप अपने ज़हन नशीं कर लें। अब जो रिटर्न आपने फाइल करनी है, मुझे सबसे पहले क्या करना, 5-6 मेन की पॉइंट्स, इसके बगैर आप आगे जा नहीं पाएंगे। एफबीआई ने बेसिकली आपके सिस्टम में दो चीजें जो है ना वो बिल्ट इन कर दी है, जो ऑटोमेटिक उनके पास जा रही है। एक एमआईएस सिस्टम उसके अंदर बना हुआ है, वो आपको पता है। उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन डोमेस्टिक एसेट्स और फॉरेन एसेट की आपके पास फॉरेन आ जाएगी। क्या हमारे पास नेट की फैसिलिटी है सर? कोड लग देगा इसको के ऐसे में कर, अगर रिटर्न आपको नेट की फैसिलिटी है, कोड भी लगा सकते हैं अगर आसानी से हो सकता है ना है वैसे थोड़ी देर में करा लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ। तो उसमें आप क्लिक करेंगे, जिसका जो भी क्लाइंट है उसको खोलेंगे तो आपको पता टैग ऊपर खुल जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन भी है, डिक्लेरेशंस भी है, ठीक है, उसमें अपील भी है, सारे आपको पता है उसमें टैग हो जाएगा। तो उसमें एक एमआईएस का टैग है, उसको क्लिक कीजिएगा, आपको डोमेस्टिक, फॉरेन एसेट, फॉरेन करेंसी, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपके रिस्पेक्टिव क्लाइंट की उसके अंदर पड़ी हुई है, नंबर 1। उसके बाद आप आ गए आईआरएस में। उसके बाद इंफॉर्मेशन का इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है टैक्स का, उसको क्लिक करें। उसके अंदर आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, फॉरेन ट्रैवल, जितने आपके टैक्सेस कटे हुए हैं 153 में, कैश विड्रॉल पे, वो सारा उसके अंदर आ रहा है। तो उसको भी वहां से कलेक्ट करें। तो ये दो चीजें तो आपने लाजमी कलेक्ट करनी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये कलेक्ट नहीं करेंगे, मिस कर गए, आप स्किप कर गए, तो कल को आपको 122 का नोटिस इशू हो जाएगा कि जनाब ये आपका टैक्स कटा हुआ है या आपकी रसीद आ रही है, तो आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? तो डाटा तो जरूर अपने क्लाइंट से आपने, उसको भी आपने देना है। एक्चुअली अगर सारी चीजों का करेक्ट निकाले ना आपके साथ, तो आपको ये मैं बताता चलूं, अब कंसल्टेंट के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब वो चल चलाओ काम जो है ना शॉर्टकट वाला, वो चलेगा नहीं जब तक आप पूरा रिकॉर्ड चेक नहीं करेंगे। बैंक स्टेटमेंट की तमाम एंट्रीज, डेबिट है या क्रेडिट है, प्रॉपर्टी में जितनी चीज है, गाड़ियों में, वेल्थ में, रिकंसिलिएशन में, कैश फ्लो में, हर चीज आपको बड़ा क्रिटिकली देखनी पड़ेगी। एक तो ये बात होगी। फिर अब आप रिकॉर्ड के बगैर किसी का भी कोई भी बिजनेस इनकम है, देखिए 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जब तक आप ये सारी चीजें कलेक्ट करके उसको कंपाइल नहीं करेंगे, आपको रिटर्न के अंदर जाने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता नहीं होना मशीन अपने तरीके से काम कर रही है। सो पहले आप अपनी कंपटीशन बनाएं अपने क्लाइंट की, जो भी टैक्सेबल इनकम बनती है वो निकालें, उस पर टैक्स कैलकुलेट करें, उस पर टैक्स रिडक्शन दें, टैक्स रिबेट्स, टैक्स क्रेडिट्स, जितनी पेमेंट्स हैं वो माइनस करें, और उसको फिर फीड करें डाटा के अंदर। वो आपका काम चेक करेगा, आप उसका काम चेक कर रहे हैं, तो चेक करें आपकी लायबिलिटी जो आपने कैलकुलेट की क्या वो उसके बराबर आती है। एक और बात, ये करने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन आया है 100E, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। वो मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो 2021 में एप्लीकेबल। अगर आपकी टर्नओवर 250 मिलियन के अंदर है, एनुअल टर्नओवर टैक्स ईयर 2021 में, और आप मैन्युफैक्चरर है, तो आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं। क्या आप एक काम करें, अगर आपकी टर्नओवर 100 मिलियन के अंदर है तो आप 0.25% अपनी टर्नओवर का पे कर दें और क्या करें, फाइनल डिस्चार्ज है। नहीं तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, प्रॉफिट के ऊपर जो उसने टैक्स दिया हुआ है 7.5%, वो आप पे कर दें, आप कर दें। चॉइस आपकी है। नहीं, अगर आपकी 100 मिलियन से ज्यादा टर्नओवर है कैटेगरी 2, उसमें आप क्या करें, ये रेट डबल हो जाएगा, 0.25 0.5 हो जाएगा और 7.5 15% हो जाएगा। तो अब आपको बड़ी आसानी है कि अगर आपका टैक्स पेयर स्मॉल, एक्चुअली ये क्यों दिया गया है, काफी लोगों ने सवाल किया कि मेरा तो 4.5% कटा हुआ है, वो किधर जाएगा? तो आपको भी ये अवेलेबल होगा, वो 4.5% एडजस्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा आपका। यानी अगर मैं 0.5% में चला जाता हूँ, 4.5 मेरा कटा हुआ है, तो 4% मेरा वापस आ जाएगा। तो मिनिमम टैक्स से और आप बच जाएंगे और पैसा आपका काफी बच जाएगा। ये एक बड़ा क्यों दिया गया है, बेसिकली बात ये कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने कहा जी बड़े लॉसेस हुए, सबसे ज्यादा इफेक्ट ही स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस वाले हुए। तो उन्होंने कहा जी हम आपको इंसेंटिव दे देते हैं, और ये अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे तो 3 साल तक आप इसके अंदर रहेंगे।
यानी 2021, 2022, 2023 ये आपकी चॉइस आपके पास है कि आपने इसको अवेल करना है कि नहीं करना है। तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन सेल टैक्स के इम्पैक्ट को मत भूलिएगा, क्योंकि अगर नए बंदे को अंदर लेके आएंगे तो सेल टैक्स अगर एप्लीकेबल है तो वो अपनी जगह पे है, सेल टैक्स से छूट नहीं है। अगर वो एप्लीकेबल है तो अकॉर्डिंगली वो देना पड़ेगा आपको। ये दोनों अब आपको पता है इनलैंड रेवेन्यू में 3 चीजें इकट्ठी हुई है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफडी, ये इकट्ठे हैं एक ही छत के नीचे, आपको पता है। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि इनकम टैक्स को कुछ और बताएं और सेल टैक्स को कुछ और बता दें, ये नहीं हो सकता। अब आपको रिकंसाइल करके चलना पड़ेगा जहां हो सकता है। सो पहला बुक आपके पास आई, दूसरा वीडियोस आपके पास आ गई, तीसरा एसएमई मैंने आपको बता दिया, चौथा एमआईएस और उसका जो इंफॉर्मेशन का जो टैक्स की इंफॉर्मेशन का है पोर्टल बना हुआ है, उसके अंदर लिस्ट पड़ी हुई है, उसको टैली करना है। छठा, आप अपनी कंप्यूटेशन बनाएं, अपनी कैलकुलेशन करें, फिर उसको उसके अंदर फीड करें। अगली बात, अब रिटर्न के अंदर रिटर्न किस तरह की है क्या उसके अंदर? बेसिकली एक सैलरी पर्सन की है, एक बिजनेस इनकम वाले की है, एक एओपी की है और एक कंपनी की है। ये 4 रिटर्न है और 5वीं जो एसएमई वाली है वो भी अपलोड हो गई है, ये मैं आपको बताता चलूं। तो ये जिसमें आप फॉल करते हैं उसके मुताबिक, अगर आपकी सिर्फ सैलरी और प्रॉफिट ऑन डेट या फाइनल डिस्चार्ज की इनकम है तो सैलरी पर्सन आप हैं तो आपका उन्होंने एक अलग रिटर्न दी हुई है। लेकिन अगर आपकी सैलरी के अलावा प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन है, तो फिर आपको बिजनेस वाली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये इसको जरा देख लीजिएगा कि आपके टैक्स पेड पे रिटर्न कौन सी एप्लीकेबल होगी। चलिए ये भी हो गया। अच्छा, अब बनाते वक्त मुझे किन किन सेक्शंस को याद रखना जरूरी है। देखिए फीडिंग आप कर लेंगे, ये मुझे पता है, एनेक्सेस का आपको पता है, डिफरेंट उसमें एनेक्सेस पड़े हुए हैं। उसमें आपका डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, मिनिमम टैक्स है, ठीक है, उसके अंदर सैलरी है, प्रॉपर्टी है, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम अवेलेबल है, टैक्स क्रेडिट्स भी हैं, सबको कैलकुलेट करता है कंप्यूटेशन। जब आप कैलकुलेट का प्रेस बटन करेंगे, डाटा एंटर करेंगे। अच्छा, एक और काम भी वो आपको करने देगा, अगर आप कोई भी उसमें टैक्सेबल इनकम डालेंगे आपको वो टैक्स नहीं निकालने देगा, टैक्स वो खुद निकालता है। एफटीआर या मिनिमम टैक्स में आप टैक्स बताएंगे, रेट कौन सा है आपको लगता है, लेकिन अगर आप फर्ज करें मैं डाल देता हूं कि मेरी 40 लाख रुपए सैलरी इनकम है, आपको वो टैक्स नहीं कैलकुलेट करने देगा, वो खुद कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा कि 40 लाख पे ये टैक्स आपका बनता है। अब आपके पास वो पावर नहीं है, अब आप उसको कम ज्यादा उसको छेड़ नहीं सकते, आप वो फिक्स हो गया है। इसी तरह डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं, आप वैल्यू डालेंगे आपको रेट नहीं वो चेंज करने देगा, रेट उन्होंने फिक्स कर दी है। तो कुछ पावर उन्होंने अपने पास रख ली है, कुछ उन्होंने आपको दी हुई है कि आप उसमें देखिए डाटा तो आपने डालना है, किसी हद तक तो डाटा आपका इंटरलिंक हुआ है, अभी सारा नहीं हुआ, अभी सारी इंफॉर्मेशन पोर्टल के ऊपर नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, आपके एनटीएल या सीएनआईसीपी के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, जब मैं उससे कुछ पूछता हूँ कि यार ये कैसे हुआ, बैंक में, तुमने बिजली के बिल दिए बैंक में, तुमने बच्चों की फीस दी बैंक में, तुमने घर की शॉपिंग की बैंक में, तुम बाहर के मुल्क से बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कैश के अंदर हो ही नहीं, तो वो एक बटन दबाते हैं और सारा डाटा उसके ऊपर आ जाता है। अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी ऐसे ही होना है, हो रहा है, कुछ हो गया है, लेकिन बाकी को थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। अब आप देखेंगे एक वक्त आएगा कि आपको चीजें छुपाना मुश्किल हो जाएगा। अभी गाड़ियां नहीं छुपा सकते आप, प्रॉपर्टी नहीं छुपा सकते, बैंक नहीं छुपा सकते आप, तो किधर जाएंगे आप? 3 चीजें तो उन्होंने कहा, फॉरेन ट्रैवलिंग आ गई उसके अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गई उसके अंदर, तो काफी चीजें अब आपको पता लग गया है, वो कोलिनेट हो गई है, उनको हाइड करना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और अगर किया भी तो आपको पता है उनके पास अमेंडमेंट की पावर अवेलेबल है, 122 सेक्शन है, टोटल ऑडिट अपनी जगह पे है और अमेंडमेंट असेसमेंट अपनी जगह पे है। अब कुछ चीजें जो मेन सेक्शंस आपको रिटर्न बनाते वक्त ज़हन में रखने हैं, उनकी मैंने लिस्ट बनाई है, जितना मैं शॉर्ट कर सका उतना मैंने करने की कोशिश की। ये आपके लिए सामने है। सबसे पहले आपने जो मैंने पॉइंट्स बताए वो अपनी जगह, इन एडिशन टू दोज पॉइंट्स है। पहला, आप उसके अपने टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करें। क्यों भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मैं क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करूं? उसकी वजह ये है, उसका एक चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। इस वजह से अगर आपका क्लाइंट
रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो उसको वेल्थ स्टेटमेंट आपको पता लाजमी साथ फाइल करनी है। रेजिडेंट इंडिविजुअल को इस वक्त वेल्थ स्टेटमेंट के बगैर वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। अगर करेगा तो रेड लाइन नीचे आ जाएगी कि पहले आप अपनी वेल्थ बनाएं तब आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब रेजिडेंट के लिए एक और भी चीज आ गई है, 116 ए की स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट तो चली गई ना 116 सेक्शन के अंदर। 116 ए इन एडिशन टू दैट है, अगर आपके फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम आपकी है तो आपको 116 ए की स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। कब? पहली बात तो ये कि सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, इसमें नॉन रेजिडेंट एओपी या कंपनी शामिल नहीं है, वो बाहर निकालोगे। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी फॉरेन सोर्स इनकम 10,000 यूएस डॉलर से ज्यादा है या आपके फॉरेन एसेट्स 1 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा है, तो आपको सेपरेटली 116 ए की स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। और उसका टोटल आपकी वेल्थ के अंदर भी आपको बता आ रहा होता है, पाकिस्तान के अंदर के एसेट्स और पाकिस्तान के बाहर के एसेट्स, टोटल एसेट्स। फिर अगला पॉइंट क्या है, रेजिडेंट के लिए 11 सेक्शन ये कहता है कि उसकी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लगेगा, पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम। जबकि नॉन रेजिडेंट अगर कोई बंदा होगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे करेगा, उसका बाहर की इनकम पे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इवन के वहां टैक्स पेड हुआ कि नहीं हुआ। चौथा, अभी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई है, वो आपको पता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए 4 कंडीशन में से कोई भी मेट हो जाए तो वो बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। अगर आप फेडरल या प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वेयर एवर पॉसिबल है, जैसे एमएससी वाले बाहर होते हैं तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल ट्रीट किए जाते हैं। फिर इसके बाद अगर आप 183 दिन पाकिस्तान में हैं किसी भी टैक्स ईयर में, अगर आप 183 डेज पाकिस्तान में हैं या इससे ज्यादा तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। या तीसरा एक वो है जो अभी 2022 में खत्म हो गया है, अगर आप 120 दिन पाकिस्तान में हैं उस साल में और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा है, तब भी आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं 2021 के लिए। अब आ जाते हैं नॉन रेजिडेंट की तरफ। नॉन रेजिडेंट को आप जब एट्रीब्यूट में जाके क्लिक करेंगे कि ये नॉन रेजिडेंट है तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट साथ फाइल करना लाजमी नहीं है, उसके बगैर भी रिटर्न आपकी जा सकती है, बल्कि चली जाती है। लेकिन एक काम जरूर करें, उसकी हर साल वेल्थ स्टेटमेंट बना के रख ले, क्योंकि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो किसी भी वक्त आपसे उसकी स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स या 116 के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट आपसे मांग सकते हो। फिर आप ये नहीं कहेंगे जनाब चूंकि आपने रिक्वायर ही नहीं किया था तो मैंने बनाया नहीं, तो पावर उनके पास अवेलेबल है। आप वकील हजरात हैं, बेहतर मुझसे जानते हैं कि लीगल पॉइंट में पावर जब जज के पास होती है तो वो आपसे चीजें ले सकते हैं कि भाई, और लिखा हुआ है कि लॉ के अंदर 116 में और 116 ए में कि वो आपसे बाद में भी वेल्थ स्टेटमेंट या वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन सोर्स इनकम मांग सकते हैं, फिर आप ना नहीं कर सकते। तो ये बना दे रेगुलर बेसिस पे। एक और वजह भी है, देखिए नॉन रेजिडेंट के लिए प्रॉब्लम ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना बहुत मुश्किल काम। वो बाहर बैठा हुआ है, मुल्क के अंदर तो आप 10 दफा आ जा सकते हैं किसी जगह पर भी, मुल्क से बाहर वाला बंदा क्या करेगा? फिर वो टाइमिंग का भी डिफरेंस है, स्पेशली अमेरिका के साथ, यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है यहाँ दिन हो जाता है। तो वो बेहतर ये है कि आप इंफॉर्मेशन लेके उसको बना के देखें। एक और भी आपको पता है, जितने लोग बाहर होते हैं वो पैसे पाकिस्तान में भेज रहे होते हैं, अल्टीमेटली तो उन्होंने इधर ही आना होता है, तो प्रॉपर्टियां चीजें इधर बनाएंगे। इतना कुछ जब इकट्ठा हो जाएगा तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? फिर उसको आपको रिकंसाइल करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि जितना पैसा जो बाहर से आ रहा है उसको साथ के साथ जोड़ते जाए ताकि काम साथ का साथ खत्म होता है। तो ये कुछ अभी रेजिडेंशियल स्टेटस से था, ये जरूर डिटरमिन करें। Eleven, 5 and 6 ये बताता है इनकम टैक्स लॉ का कि रेजिडेंट की वर्ल्ड इनकम पे टैक्स है और नॉन रेजिडेंट की वो इनकम जो वो पाकिस्तान में कमाएगा सिर्फ उस पे टैक्स पे करेगा। तीसरा सेक्शन 21, इसको जरूर जेब में रखिए। ये वो सेक्शन है जो रिटर्न बनाते वक्त आपको पता होने चाहिए और इनकी कंप्लायंस आप लाजमी करें, वरना कल को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सेक्शन 21 बेसिकली सेक्शन 21 ये कहता है कि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर जो आप बिजनेस इनकम के बेस क्लेम नहीं कर सकते, उसकी एक लिस्ट है, 2-3 मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे अगर आपने तनख्वाह किसी को देनी है पर मंथ तो 25,000 से ज्यादा थ्रू क्रॉस चेक होएगा। अगर आपने कैश में दिया तो वो एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने पर्सनल या
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम की है तो सेक्शन 21 में आप बिजनेस इनकम के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने टैक्स काटे बगैर पेमेंट्स की, जैसे रेंट है, जहां एक्सेप्शन है उनको निकाल के, या अदरवाइज आपकी कुछ चीजें आ रही हैं, तो जब तक आप टैक्स काटे बगैर अगर पेमेंट कर देंगे तो वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। परचेजिंग पे एक उन्होंने छूट दी है कि 20% तक अब आपका वो डिसलो कर सकते हैं। अगर मैंने परचेजिंग पे टैक्स काटा ही नहीं बनता था तो वो मैक्सिमम 20% ऑफ दी परचेजिंग तक डिसलोज कर सकते हैं। बाकी 80% पे वो आपसे टैक्स मांगेंगे, बाकी टैक्स भाई जमा कराओ टैक्सेस। अच्छा, 21 में एक अच्छी चीज है, वो ये है, वो आपके नॉलेज पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूँ। 21 सेक्शन देखने में आपको लगेगा कि ये सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर है उन पे अप्लाई होता है, जबकि ऐसे नहीं है। ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे उस पे भी अप्लाई होता है। ये आपकी कैपिटल गेन के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर करेंगे उसके अगेंस्ट भी अप्लाई होगा। ये अदर इनकम आप जो अर्न करते हैं उस पे अगर आप कोई बंदा रखते हैं अदर इनकम पर्पस के लिए और उसको तनख्वाह आप 25,000 से ज्यादा 30,000 आपने कैश में दे दिया तो 21 सेक्शन उसको भी हिट हो जाएगा। तो 21 सेक्शन को सैलरी के बेस चुके एक्सपेंसेस लॉ नहीं होते हैं, वो आपको पता है ग्रॉस बेसिस पे एग्जैक्ट इनकम को निकाल के टैक्स लगाया जाता है। तो जहां जहां आप एक्सपेंडिचर क्लेम करें, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि लोग फेक एक्सपेंसेस ना डाल दें। वाई क्रॉस चेक, वाई टैक्स डिडक्शन, क्यों नहीं आप मुझे अलाउ कर रहे? क्योंकि वो कहते हैं जी फर्ज करें एक बंदे की करोड़ रुपए इनकम है, वो कहते जी 1.5 करोड़ के खर्चे डाल दो, चलो और कोई तो बराबर के डाल दो, तो प्रॉफिट तो है ही कोई नहीं। इस तरह तो प्रॉफिट कभी भी नहीं किसी का आएगा। तो चेक एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं ताकि लोग फेक एक्सपेंसेस अंदर क्लेम ना कर दें। 75 है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये 1-2 साल हो गए इसको आए हुए। अगर आपने फिक्स एसेट परचेज करना है बिजनेस का या पर्सनल, तो 50 लाख से ज्यादा वैल्यू का जो एसेट होगा वो उसकी पेमेंट आपने थ्रू क्रॉस चेक करनी। और अगर वो मूवेबल होगा तो 10 लाख का जो एसेट होगा 10 लाख तक आप कैश में कर सकते हैं। ओवर एंड अबव जाएंगे तो वो थ्रू क्रॉस चेक आपने पेमेंट करनी है। ये 21 में भी एप्लीकेबल है और 22 में भी एप्लीकेबल है, 2 बार। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं मैं कर सकता। एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीद ली है, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी कैश चला दी, अब क्या होगा? उसे नुकसान क्या होगा? जब आप इसको बेचेंगे पर्सनल एसेट को तो उस वक्त वो आपको ये एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगा। यानी अगर मैंने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में बेच दी तो 5 करोड़ गेन निकलेगा मेरा, फिर 4 करोड़ माइनस नहीं होगा। पहली तो लिमिटेशन ये है। अच्छा, अगर ये बिजनेस एसेट हुआ तो क्या होगा? मैंने खरीद ली एक लैंड बिल्डिंग, मैंने उस पे पेमेंट कर दी कैश में, तो अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। दोनों तरफ से पाबंदी लगी। अच्छा, उसने कहा जी फिर भी हो गया, अब क्या करें? इसके अलावा कुछ और है? बिल्कुल है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी इस 75A को वायलेट करके खरीदेंगे तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू का जब आपने खरीदी थी 5% पेनल्टी भी है, वो अपनी जगह पे है। अगर मैंने फर्ज करें 4 करोड़ का खरीदा, 1 करोड़ का लगा दें तो 5% सीधा 5 लाख रुपए आपका बन जाएगा, वो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। सो इसलिए 75A को जेब में रखें कि कोई भी ऐसा बिजनेस या पर्सनल एसेट डिक्लेयर करते वक्त उसकी पेमेंट कैसे हुई है, ये लिमिटेशन सेलर पे नहीं है, ये परचेजर में जरा नोट कीजिएगा। परचेज करने वाले पे लिमिटेशन लगी हुई है। 111 जी बड़ा वेल नोन सेक्शन है, अब तो इसको कर करके लोग इसको ज़बानी रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, इतनी ट्रेनिंग आपकी करवा देते हैं। अगर कोई भी आपने अनएक्सपेक्टेड क्रेडिट एंट्री, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आपने एग्री इनकम भी इसके अंदर ही है, अगर आपने सूबे को टैक्स ना दिया तो आपको फेडरल गवर्नमेंट अदर इनकम बना के इस पे टैक्स आपसे कलेक्ट करेगी, लेकिन सूबा में भी आपसे टैक्स मांगेगा। तो रिस्पेक्टिव प्रोविंस में जो भी आपका एप्लीकेबल एग्री टैक्स है वो उसको पे करें। 174 रिकॉर्ड्स, हर चीज देखिए, मैं इसको 2 लाइनों में आपको डिफाइन कर देता हूं। रिकॉर्ड क्या है? बेसिकली जितनी भी आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर है, जितने भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज है, उसका सपोर्टिंग मुझे चाहिए। मसलन कोई एक हेड आप पकड़ ले, वो आपको जवाब आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी इनकम में बताया क्या करेंगे आप लोग, मैं कहूँगा पहले रेंट एग्रीमेंट लाओ। किधर रेंट एग्रीमेंट, कितने पे रेंट तय हुआ, प्रॉपर्टी किधर है, एरिया कितना है, लोकेशन कैसी है, इसकी क्या कहते हैं, पुरानी कितनी बिल्डिंग है और आसपास में रेंट क्या चलता है, तो मैं देखूंगा आप रेंट मुझे सही डिक्लेयर कर रहे हैं। मसलन अगर प्रॉपर्टी आप कहते हैं DHA में प्रॉपर्टी है हमारे, तो वहां रेंट बनता है 1 लाख रुपए पर मंथ, तो आपने डिक्लेयर किया हुआ 25,000 रुपए या टैक्स में भी किया हुआ,
तो ये जो हेलो डिफरेंस है ये कौन दूर करेगा? तो उनके पास पावर अवेलेबल है, वो आपको 68 सेक्शन में फेयर मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करके तो इसको 1 लाख पे ले जाके आपसे टैक्स मांगेंगे। तो रिकॉर्ड होना लाजमी है, प्लस आप एक्सपेंडिचर पे आ जाए, जितने भी एक्सपेंडिचर आप क्लेम करेंगे कच्चे वचन नहीं एक्सेप्ट होंगे भाई। प्रिंटेड होना चाहिए, नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए और वेरीफाइबल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। वरना खर्चों कितने चाहिए आपको कंप्यूटर में से आप आगे निकाल लें मेरी फलाना एक्स वाई ए बी सी सबको मैंने पे किया, अब मुझे खर्चे रोक कर। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। आपको जेन्युइन एक्सपेंसेस जो हैं, जो एक्चुअली हुए हैं, वही आपको क्लेम करने पड़ेंगे। तो रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने क्लाइंट से। फिर आप देखिए मूवमेंट के उधर आ रहे हैं। अब कंसल्टेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टैक्स पेयर के साथ मिलकर, इस तरह जान नहीं छूटेगी अब। और इसमें एक अच्छी खबर भी है, अपनी फीसें जरा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत ज्यादा होगी तो फिर जारी बात है आपको फीस उसकी मर्जी के साथ निगोशिएट करके तो फिर आप तय करें उसके साथ। वरना आप खाली ये नहीं कि एक पेपर फिल किया तो आप घर चले गए, कल वो केस खराब होगा, गुडविल खराब होगी आपकी। 182 अब मैं सारे काम करके कहता हूँ जनाब मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, मुझे प्रॉब्लम हो गई, जो भी मसला है, डेथ हो गई है, रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, आग लग गई है, कोई भी रीजन है, बीमार पड़ गया बंदा, अब क्या करूं? अगर आप अब ये जरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की विदाउट टाइम लिए तो 40,000 रुपीज मिनिमम पेनल्टी है इनकम टैक्स रिटर्न की, सिर्फ सैलरी वाले बंदे को निकाल के, और वेल्थ स्टेटमेंट की उससे भी ज्यादा है। 1 लाख रुपए मिनिमम पेनल्टी है वेल्थ स्टेटमेंट की। ये मैं आपको बताता चलूं तो उतनी तो शायद फीस नहीं मिलेगी जितनी पेनल्टी लग जाएगी आपके क्लाइंट को। तो कंप्लायंट टैक्स पेयर बचेगा, चाहे वो सेल टैक्स भी हो या इनकम टैक्स लॉ भी हो। अच्छा, अब एक और बात, इन एडिशन टू द रिटर्न, आपको पता है कि आपने 181 का जो फॉर्म है उसकी डेडलाइन 30 सितंबर, तो रिटर्न के साथ ही 181 का फॉर्म जो बैंक अकाउंट्स बिजनेस बैंक अकाउंट है ना, वो काइंडली डिक्लेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी भी पेनल्टी एक बैंक अकाउंट की 1 लाख रुपए है। तो ये इम्प्लीकेशन बहुत सीवियर किस्म की होगी, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा, लड़ाई होगी, आपको पता है लिटिगेशन शुरू हो जाएगी। सो ड्यू डेट पे कंप्लायंस करें, नहीं कर सकते तो टाइम मांगे उनसे। अब वॉलंटियरली तौर पे वो देते हैं या नहीं देते, ये वक्त बेहतर बताएगा। आपको पता है रिटर्न 1 जुलाई को अपलोड होगी थी, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। तो मेरी जिंदगी में तो पहली दफा मैंने देखा, पहली दफा अपलोड हो गई है। तो 3 महीने पूरे आपको दिए गए हैं। अब बाकी जो व्हाटएवर रीजन वो कितना टाइम देते हैं, उन्होंने यही कहा कि हम देंगे नहीं, आप मांग लें हमसे जो टाइम आप ऑनलाइन अप्लाई करके, तो 15 दिन का, और स्पेशल केसेस में फिर अगले 15 दिन का आप मजीद टाइम उनसे ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि वक्त पे इसको फाइल करें और जान छुड़ाएं, और आखिरी दिन को बिल्कुल काम ना करें, आखिरी दिन टाइम मांगो, बेहतर। गलत चीज फाइल करने से बेहतर है आप रुक जाए, सही चीज उसको दें, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आपको पता है इस वक्त तो दोनों तरफ है, इनकम टैक्स में भी और सेल टैक्स में, दोनों अलग अलग है। बल्कि सेल टैक्स की लिस्ट ज्यादा मुश्किल है उसमें आना, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स की कंप्लायंस उसने कंप्लायंस मांगी हुई है। उसमें इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे तब सेल टैक्स में जाएंगे, उसमें विद होल्डिंग स्टेटमेंट इनकम टैक्स की फाइल करेंगे तब आप जाएंगे। सेल टैक्स तो अपनी जगह पे रहेगा, इनकम टैक्स की कंप्लायंस रिटर्न मांगी हुई है, तो दोनों लिस्ट अलग अलग है। दोनों में आप आएंगे तो तभी आपको बेनिफिट है, वरना आपको पता है उधर फर्दर सेल टैक्स पड़ जाता है और आप इनवॉइस इशू कर नहीं सकते, बड़ी प्रॉब्लम है उधर। फिर इसके अलावा अगर एक बंदा मजीद नहीं बात सुना, पेनल्टी भी लग गई है, वो अपनी जगह पे खड़ा है, वो फिर नहीं सुन रहा, तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन भी रखी हुई है कि इसको बंद कर दो भाई बंदे को और सजा और दो। तो कंप्लायंस सब मजबूरन आपको करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास या किसी के पास और कोई ऑप्शन। अब पंजाबी कहते हैं दलाना ढिड नहीं भर रहे, अब बातों से कुछ नहीं होगा, अब काम करना पड़ेगा तभी जान छूटेगी। अच्छा जी, बैंक अकाउंट्स का, अच्छा बिजनेस दोनों, अच्छा आपके ना बैंक अकाउंट दोनों कवर हो गए, बिजनेस बैंक अकाउंट चला जाएगा 181 में और पर्सनल बैंक अकाउंट चले जाएंगे बैंक स्टेटमेंट में, तो कवर तो दोनों हो गए। फिर आगे ये जो मैंने आपको बताया कि एसएमई की रिटर्न अपलोड होगी है, डिक्लेरेशन में जाके लिखिएगा, आखिरी जो दूसरे कॉलम में उसने दी है उसके डिक्लेरेशंस के अंदर, तो वो 250 मिलियन वालों की उन्होंने अलग से दे दी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको बता चुका हूं। एक और पॉइंट इससे पहले कि मैं आगे चलूं,
देखिए जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, अब आप अजम्पशन और प्रेजम्पशन की बेस पे मत फिल कीजिएगा। यूटिलिटी बिल है तो आखिरी यूटिलिटी का बिल है, उसके अंदर डिटेल होती है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसके अंदर डालिए, अज्यूम्ड फिगर्स मत डालिए, क्योंकि अगर फर्क आ गया तो 111 सेक्शन हिट हो जाएगा। कम किया तब आप फंसते हैं, ज्यादा करेंगे तो पैसे कैश आउट हो जाएगा, वो हुआ ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब आप रियल बेसिस पे उसे तो भाई लेकर आओ, यूटिलिटी के बिल आखिरी जून के बिल लेकर आओ, बच्चों की फीसें पूरी लेकर आओ, जो जो तुमने ट्रैवलिंग की है वो लेकर आओ, अपनी बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट लेके आओ, कोई अकाउंट हाइड मत कीजिएगा, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। वर्कर वेलफेयर फंड की इस पे हमने सेमिनार किया था, 2-3 किए हैं। आपको पता है इस वक्त पीआरए के पास की पावर चली गई है, सूबों के पास एक वर्कर वेलफेयर फंड, अब आपने उनको पे करना है। इधर आप डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे, अब आपने एफबीआर को वर्कर वेलफेयर फंड नहीं पे करना, और ये आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के केस एडजस्ट नहीं होगा। अब आपको सेपरेटली चलान देगा पीआरए, वो फिल करके आपने रिस्पेक्टिव उसको, जैसे एग्री इनकम का अलग से प्रोविंस को जाएगा, उसी तरह अगर वर्कर वेलफेयर फंड आपके टैक्स बिल को लगता होगा तो वो सेपरेटली चलान बना के आपने, पहले आप इनकम टैक्स भी इन्वेस्ट कर देते थे, अब इस तरह का सिलसिला नहीं है। ये मैंने इंक्वायरी वाला आपको पहले बता दिया। अच्छा, अब परचेज सेल की कंसीलिएशन बना लें दोनों तरफ। देखिए कुछ लोग पीआरए के साथ भी रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स में सर्विसेज के लिए, वो गुड्स के लिए एफबीआर के साथ भी है, तो दोनों की सेल टैक्स रिटर्न निकालें, दोनों को मैच करें कि कितनी सेल परचेज, कितना टोटल है और क्यों डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस एक्सप्लेनेबल है फिर बात और है, अगर नहीं है तो टैली करके वही चीज आपने इनकम टैक्स रिटर्न में देनी है। बैंक की एंट्रीज मैंने आपको बता दी, पर्सनल बिजनेस अकाउंट हो गए। एक और कांसेप्ट बड़ा है जो प्रैक्टिकल में लोग कर रहे हैं, लोग वर्क बैक करते हैं इनकम, वो कांसेप्ट 2004 के साल से खत्म हो चुका हो। अब इंप्यूटेबल इनकम जो है ना, आपने टैक्स से इनकम जो कैलकुलेट करनी होती है, जिसका कैपिटल में क्रेडिट लोग लेते थे, वो खत्म हो चुका है। इंप्यूटेबल इनकम अब सेक्शन 4A के लिए है, अब अदरवाइज उसका कोई पर्पस नहीं है, सुपर टैक्स के पर्पस के लिए, अदरवाइज उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसको वर्क बैक मत कीजिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाना है, और जो एक्चुअल आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा उसी का ही क्रेडिट आपको मिलेगा। मसलन मैंने एक्सपोर्ट की है 100 मिलियन की, अगर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का है तो मैं 4 करोड़ का क्रेडिट नहीं ले सकता, मुझे 1 करोड़ का ही मिलेगा, और अगर मुझे लॉस हो गया तो फिर लॉस ही आएगा। जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसी का ही क्रेडिट आपको रिकंसिलिएशन में, कैपिटल अकाउंट में और रिटर्न के अंदर आपको लेके जाना है। अदरवाइज आपने इंप्यूटेबल इनकम का कॉन्सेप्ट जो खत्म हो चुका हुआ है वो नहीं करना। और अगर आप ऐसे करते हैं, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 1 करोड़ है, मैंने 4 करोड़ का क्रेडिट ले लिया, तो 3 करोड़ आपकी इनकम बना के, डीम्ड इनकम बना के आपको टैक्स लगा दिया जाएगा, फिर केस खराब होगा, मुश्किल हो जाएगा। मिनिमम टैक्स की आपको पता है, ये बुक्स की तरफ लोगों को लाने के लिए आपको पता है, पीछे भी आपकी कमीशन इनकम, कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाईज, कमर्शियल इंपोर्ट, काफी हद तक चीजें आपकी मिनिमम टैक्स के अंदर या नॉर्मल टैक्स के अंदर चली गई है। एक्सपोर्ट के अंदर 2-3 केसेस बाकी रह गए हैं, एक एक्सपोर्टर है, एक पेट्रोलियम कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या प्राइस बॉन्ड है या डिविडेंड है। अदरवाइज जितने आपके केसेस हैं वो या नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर है या मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर है। बाकी रिकॉर्ड का मैंने आपको बता दिया, ये भी हो गया, कंपटीशन का भी बता दिया। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इसमें ना आपको पहली शीट है, अब मैं वेल्थ के बारे में थोड़ी बात करके फिर उस पर जाऊँ। वेल्थ को बनाते वक्त किन चीजों को मुझे ज़हन में रखना, ये वो पॉइंट्स 9 पॉइंट्स का इधर है, ये आप करें तो इसको इधर से फ्री कर दें। पहला 3-4 केस लोगों के ऐसे आए कि उन्होंने उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे बनाने की कोशिश की। मसलन एक बंदे ने क्या किया कि प्रॉपर्टी ली आज से 10 साल पहले, उन्होंने ली 1 करोड़ रुपए की। जब वो 2020, 16, 17, 18, 19 में आप आए, उन्होंने वहां प्रॉपर्टी डाल दी 6 करोड़ रुपए की। तो उसने पूछा भाई ये आपकी वैल्यू कहाँ से आई? ये थी मार्केट में चूंकि जंप आया तो वो मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। वेल्थ स्टेटमेंट एक्चुअल कॉस्ट में बनाई जाती है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने 20 साल पहले एक प्रॉपर्टी 10 लाख की ली थी तो वो आज भी 10 लाख रुपए पे रेट हो रही होगी। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि नेवर प्रिपेयर वेल्थ स्टेटमेंट ऑन फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ।
ये स्पेसिफाइड डेट पे उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे स्टेट करनी है। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट पॉलिटिशियन है तो उनकी जो इलेक्शन कमीशन को जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे जाती है, वो अलग है। उसमें आप वैल्यू आज की लिखेंगे जब रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। इसमें ऐसे नहीं होना। इसमें अगर मेरे पास जो चाहे ज्वेलरी है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे कैपिटल है, जो भी आपका एक्चुअल होगा उस बेसिस पे वो रिपोर्ट होगा। आपके क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह पूरा मौका आपको मिलेगा। पहले एक दफा मैं मुकम्मल कर लूं तो फिर उस पर क्वेश्चन भी आपके लेंगे। आपको पता है इंपोर्ट और एडिट की फैसिलिटी अवेलेबल है, बड़ी अच्छी है। आप उसको इंपोर्ट करें, वैल्यूज को पूरी वेल्थ पूरी चीजें इंपोर्ट हो जाएगी। उसमें जो चेंज है उसको एडिट करके चेंज कर लें, अगर नहीं है तो उसको एज इट इज रख लें। मसलन बैंक अकाउंट अगर वही है तो बैलेंस चेंज हो गए होंगे। अगर प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं, गाड़ी में कोई चेंज नहीं, तो उसको इसी तरह रख लें। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, इस पे मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा जो मैंने स्किप की है, वो मैं इसलिए लाया हूं ताकि प्रैक्टिकल चीज भी करके दिखाई जाए कि कैसे होता है। तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को आपने रिकंसाइल करना, ये मैं बताता था। जितने भी देखें फर्क क्या है, आगे सवाल वैसे आ रहा है जो इससे 5वां क्वेश्चन है। एक बैलेंस शीट है, एक वेल्थ स्टेटमेंट है, दोनों में फर्क क्या है? Wealth statement is a list of personal assets and personal liabilities. Balance sheet is a list of business assets and business liabilities. अब आप बड़ी आसानी से दोनों को अलग कर देंगे। मसलन आपका घर किधर आएगा? वेल्थ में। मेरी पर्सनल गाड़ी वेल्थ में, क्रेडिट कार्ड वेल्थ में, जाती एग्रीकल्चर लैंड, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट, लोन्स, पर्सनल सब उसके अंदर जा रहे हैं। तो भाई मेरे बिजनेस वाले किधर है? जो मेरी फर्म चल रही है उसमें अगर मैं मेरे बिजनेस अकाउंट बैंक के हो किधर जाएंगे? वो बैलेंस शीट में। मेरे रिसीवेबल जो मैं सेल के अगेंस्ट क्रिएट करूंगा एक्चुअल सेल बिजनेस में, जो या आप सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं तो आपका उसमें चला जाएगा सर्विसेज में, वो किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। मेरा स्टॉक किधर आएगा बिजनेस का? बैलेंस शीट में। फिर इंटरेस्टिंग चीज है कि उसमें जो कैपिटल लायबिलिटी आ रहा है बैलेंस शीट में, आपकी वेल्थ में वो एसेट है, उसने आपको देना है, आपने उसे लेना है। आपको पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग है, पर्सनल एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग है। तो बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल आता है वो अगर आप प्रोप्राइटर है तो वही कैपिटल, अगर 4 लाख रुपए या 40 लाख आ रहा है तो आप वेल्थ में वही लिखते हैं ताकि कैपिटल आपस में रिकंसाइल्ड है। तो तमाम एसेट्स और लायबिलिटी चाहे डोमेस्टिक है, फॉरेन है, तमाम को रिकंसाइल करें। रिकंसाइल का मतलब ये है कि लास्ट ईयर वो क्या था और अब क्या है। क्या वो बिक गया? नहीं। क्या उसमें कोई एडिशन हुई? नहीं। क्या कोई डिलीशन हुई? नहीं। कोई चेंज आई? वो आप चेक करो। नहीं आई तो एज इट इज आगे आ जाएगा, और अगर वो चेंज आई है तो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। कैसे? वो मैं आपको डबल एंट्री के थ्रू बताऊंगा। फॉरेन करेंसी के बारे में उम्र कॉन्सेप्ट ये है कि लोग इसको बैलेंस शीट को जो ये 30 जून 2021 का रेट है वो लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं है। अगर आपके पास $10,000 पड़े हुए थे, लास्ट ईयर मेरे बैंक में थे $10,000, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं मैंने कोई चेंज नहीं की, वो 10,000 एज इट इज ही पड़ा हुआ और मैंने लिया था 150 रुपए का। अज्यूम कर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 150, 15 लाख शायद या जो भी आएगा। तो आपने अपनी वेल्थ में 2021 में अभी 15 लाख ही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना जब तक उसमें कोई ऐड या लेस नहीं होगा, रेट की वजह से नहीं। अगर मैं इसमें से $2,000 निकाल लेता हूं तो जिस डेट में मैं निकालूंगा उस डेट का रेट निकाला जाएगा, फिर आपका गेन या लॉस आएगा। पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे है, अगर मैंने फर्क निकालना ही है तो फर्क पड़ी तो प्रॉपर्टी भी हुई है, पड़ी तो ज्वेलरी भी हुई है, रेट तो उसका भी बदल गया, उसको क्यों नहीं लगाया आपने रेट पे? तो ये नहीं हो सकता कि एक एसेट मैं प्राइम मार्केट वैल्यू पे ले जाऊं और बाकी को कॉस्ट बेसिस को कर दूं। तो प्रिंसिपल ब्रेक हो जाएगा वो पहले वाला। प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअल कॉस्ट की बेस पे आपने इसको बनाना है। नेक्स्ट यानी 7 मेरे पास कैश एंड अच्छा इनकम टैक्स। अब 116 सेक्शन आप पढ़ते हैं ना तो दो चीजें आपको कहता है कि वेल्थ स्टेटमेंट के दो चीजें हैं पार्ट, वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन। कैश अकाउंट का कोई नहीं बताता। आप कैश अकाउंट भी बनाएंगे, मैं एग्जांपल में आपको तमाम चीजों को रिकंसाइल करके तब आपने बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस में डालना होता है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। उसमें अच्छा इसमें जो कैपिटल आपने निकालना है ना, इसमें प्रॉफिट आपने टैक्स वाला नहीं लेना, इसमें अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट आप लेके जाएंगे जो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है। अब ये ना हो कि उधर कैपिटल आ रहा हो 2 करोड़ में, आप 3 करोड़ में बना के बैठे,
कि जनाब चूंकि टैक्सेबल इनकम बढ़ गई है तो इसका क्रेडिट मुझे आप दें। ऐसे नहीं है, आपने वही वाला कैपिटल लेना है जो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें, पिछले 3 साल से तो मैं भी बोल रहा हूँ, वेल्थ रिकंसिलिएशन के अंदर ना इनफ्लोज और आउटफ्लोज के अंदर अदर का कॉलम बनाओ और अदर के साथ प्लस का बटन कोई नहीं है। और काफी लोगों को नोटिस इश्यू हो जाते हैं कि हमने बस करे डाल दिया कि जी ये कैपिटल गेन आया हमने न्यू प्रॉपर्टी में वो है, उधर से 122 का नोटिस आ जाता है कि भाई ये अदर क्या है। मेरी सजेशन ये है एफबीआर से कि जैसे आपने प्रॉपर्टी और बैंक्स में प्लस के बटन रखे हुए हैं ना, इसके साथ भी प्लस का एक बटन डाल दें ताकि बंदा अंदर जाके लिख सके भाई अगर 10 बैंक अकाउंट है तो आपने मुझे प्लस का बटन दिया, मेरी 6 प्रॉपर्टी है तो आपने प्लस का बटन दिया, तो अदर्स में क्यों नहीं प्लस दे सकते, ताकि बंदा लिख दे और कल को 122 का नोटिस ऑटोमेटिकली उसमें से निकल जाए कि ये है क्या। जब आप लिख देते हैं जी अदर्स और पर्टिकुलर्स भी नहीं लिखने देता, अब मुझे क्या पता 1 करोड़ कहां से आया। अगर मैं टैक्सेशन ऑफिसर हूं, आपने मुझे 1 करोड़ का वहां डाल दिया तो हाउ कम आई नो कि ये अदर्स क्या बुला है, तो मैं तो उसको डीम्ड इनकम ही बनाऊंगा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट आपका ट्रीट करके आपको टैक्स लगाने की कोशिश करूंगा। तो अदर्स में उनको चाहिए कि सजेशन ये है कि खुदारा इसमें प्लस का बटन डाल दें। अभी 3 साल तो हो गए और पता नहीं कितने साल लगेंगे, कब तक ये आ जाएगा प्लस का बटन। और फार्मूलेशन मेरे पास होती तो मैं फौरन इसको करा देता। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ ताकि उसकी एप्लीकेशन आपको नजर आए। ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है जी, इसमें 2020 के मैंने एसेट्स बनाए, ये आप देख सकते हैं डीएचएल वहां पे प्लॉट है, कैपिटल एबीएन कंपनी ड्यूली कंसिडर करते टोटल 10 मिलियन उसके पास 2020 के वेल्थ स्टेटमेंट में जो एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं वो 10 मिलियन के। नीचे फर्दर ट्रांजैक्शन है और एंड पे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे वेल्थ स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन 2021 की बना के दे। अब आपने एंट्रीज को ऊपर ऐड करना है कि किसमें चेंज आएगी वो चेंज होगा, अदरवाइज आपकी वो चीज एडिटिव आगे चली जाएगी। इसके आगे मैंने वेल्थ स्टेटमेंट बनाई हुई है, कंपटीशन पहले बनाई टैक्स लायबिलिटी, फिर इसकी वेल्थ स्टेटमेंट बनाई है, फिर इसकी रिकंसिलिएशन है, कैपिटल रिकंसिलिएशन है और कैश अकाउंट बनाया हुआ है। ये सारी चीजें उस तरफ से आई तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं सिर्फ इसकी इनकम देखूं तो आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं। सैलरी 12 लाख रुपए है, 1 लाख टैक्स कटा हुआ है। शेयर बेचे जी उसने 3.5 लाख के 2 लाख रुपए में 2 लाख की बेचा है और कंसिडरेशन रिसीव्ड है 3,50,000 रुपए, तो 1.5 लाख का गेन मेरे सामने आ रहा है। इसके अलावा पर्सनल लोन है, सेटल हुआ है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, गिफ्ट है, फिर उसने जो प्रॉफिट कंपनी से कमाया है, एओ जो सोल पार्टनरशिप है उसमें एफटीआर का केस है, फिर उसने प्लॉट जो खरीदा है उसके अंदर एडवांस पेमेंट गई है और एंड पे उन्होंने आपको बैंक बैलेंस 4,75,000 दिया। तो ये मुख्तलिफ एडजस्टमेंट थी अपने पास से बना के ताकि एक चीज समझ आ जाए। अगर मैं पहली एडजस्टमेंट को पकड़ता हूँ, पहले तो मैं हूँ सबसे प्लॉट के ऊपर। प्लॉट मेरे पास आ रहा है जी 35 लाख रुपए का, क्या कोई चेंज है जी नीचे? मुझे नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि ये एज इट इज आगे जाएगा अगली वेल्थ में, वो पड़ा हुआ 35 लाख। ठीक है जी, सिंपल हो गया ना, इसमें कोई चेंज नहीं है जो मैंने पहले कहा था। तो जो जहां है, अब मैंने 35, अगर मैं साल बाद प्लॉट की वैल्यू करूं तो ये 40 लाख तो हो जानी चाहिए, तो मैंने तो नहीं 40 डाला यहाँ पे, एक्चुअल कॉस्ट पे मैंने डालना है। किस पे डालना है जी? एक्चुअल कॉस्ट। चले वापस आते हैं, जिसमें चेंज आएगी आपने डबल एंट्री डालनी है, वही मैं आपको बताने के लिए ये एग्जांपल बनाई है मैंने। अच्छा पीछे आता हूं। अच्छा, इनकम आपकी 12 लाख एक है और कैपिटल गेन उधर है, ठीक है। अब नीचे कंप्यूटेशन में आप जाते हैं, 12 लाख सैलरी इनकम है और 1.5 लाख रुपए कैपिटल गेन आपका आ गया, जो आपको 37 के अंदर प्राइवेट कंपनी से है। दोनों को जमा किया, ठीक हो गया। आप अज्यूम किया विद इन 1 ईयर बेचा, 1 ईयर के अंदर बेचेंगे तो आपकी 25% की एग्जम्पशन खत्म हो जाएगी। अगर मैं 1 साल के बाद बेचता तो फिर मुझे 25% ही एग्जम्प्ट हो जाना था। कितना हो गया जी? 1350। ये 1350 पे आपको पता है इस दफा पिछले साल से कानून बदला हुआ है। अगर आप की सैलरी इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड करेगी तो फिर आप सैलरीड इंडिविजुअल बनेंगे, अदरवाइज आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। तो यहाँ पे चूंकि आपकी सैलरी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए और 13,50,000 टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम भी यही है। तो 75% से ज्यादा इनकम मुझे आ रही सैलरी से, तो मुझे सैलरी का रेट लगा, 1 लाख मेरा घटा हुआ है, बैलेंस रिफंडेबल मेरा 55,000 आ रही है।
उसमें और कोई इनकम नहीं थी, वो एओपी का शेयर या सोल्ड पार्टनरशिप का इसलिए ऐड नहीं हुआ कि वो फाइनल डिस्चार्ज का केस है और फाइनल डिस्चार्ज की इनकम को इनकम में जमा नहीं किया जाता, वो अलग रहती है। तो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन की हद तक आपकी मैंने कैलकुलेशन एक सिंपल सी बना दी कि ये उसको इतना टैक्स बनता है। अच्छा, अब वापस आते हैं। अब आ गया कैपिटल। कैपिटल आप देख सकते हैं मेरे पास 25 लाख ओपनिंग है और नीचे जाके हमने कहा कि एबीसीएल कंपनी से उसको पार्टनरशिप जो फर्म है 4,50,000 प्रॉफिट हुआ एबीसी कंपनी को और ड्राइंग जिसकी हुई है डी हुई है 275 की और 40,000 एओपी ने टैक्स दिया जो कि फाइनल डिस्चार्ज में कवर्ड। अब आपको पता है कि ये शेयर क्योंकि ये पार्टनर है, अज्यूम किया कि इसको इतने ही शेयर आए 4.5 लाख की, तो प्रॉफिट आपके कैपिटल में जाके ऐड होगा, ड्राइंग्स आपकी लेस हो जाएगी और टैक्स आपका उस एओपी ने पे किया वो आपके सामने आ जाता है। ये रिकंसिलिएशन की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल था 25 लाख, 4.5 लाख ऐड हुआ और 275 मैंने माइनस कर दिया ड्राइंग्स, 26,75,000 में जो है वो इसका क्लोजिंग कैपिटल है जो कि मैंने रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट में भी और इधर से बैंक स्टेटमेंट जो 2022 की बनेगी तो वो उसमें देख लेते हैं क्या गया जी। ठीक है, कैश अकाउंट है ये तो वो 26,75,000 बड़ा वही दूसरे नंबर, नोट नंबर 1 को ये रेफर किया 35 लाख पहला आया था डीएचए का प्लॉट और अब आपका कैपिटल जो आपका है वो 26,75,000 आ गया। यहां तक ठीक है जी, आगे चले। अब वापस तीसरे आइटम पे चलते हैं, 1 बाय 1 करके हम जा रहे हैं। मेरा आगे आ गया ज्वेलरी। ज्वेलरी पे मुझे कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, तो कोई चेंज करनी है? वैसे कर लेते हैं, ज्वेलरी तो महंगी हो जाती है जनाब, खवातीन तो बेहतर जानती है ज्वेलरी का, वैसे तो पे बंदे नहीं करना होता है, लेकिन चले। लेकिन ज्वेलरी के जो रेट है वो तो भाई पकड़े नहीं जाते, वो तो लाखों की बातें हो रही होती है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी जी, मेरा ख्याल है 15 या 20,000 रुपए तोला था, वो 1 लाख से ऊपर पहुंचा हुआ जनाब। पेट्रोल कोई बंदा सोच सकता था कि जो 22 रुपए लीटर होता था 122 रुपए पे पहुंच जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आसमानों को बातें कर रही है भाई। चले, अब ये कॉमन इशू है, सबके साथ है तो ऐसे ही, अब इसमें कोई ज्यादा मतलब छोड़ डालेंगे तो वो काम तो होने नहीं लगा, तो बेहतर यही है कि बर्दाश्त करें, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। बेहतर यही है अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बेहतरी पैदा करे सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी मेरे पास, ज्वेलरी पे कोई फर्क नहीं आया जी। मैं तो कहता हूँ डाल में 5-1 लाख तो महंगा हो ही गया होगा, नहीं होना। चलो जी 5 लाख रुपए मुझे चाहिए, ज्वेलरी को 5 लाख की पड़ेगी, ठीक है। मैंने उसको जिसमें कोई चेंज नहीं आई वो एज इट इज ही आगे चला गया। जब आप डाटा इंपोर्ट करेंगे ना वो ऑटोमेटिक वैल्यू तो आगे मिल जाएगा सारी, यानी जिसमें चेंज आएगी उसको बाउंड फॉर करें। अच्छा, अभी तक मैंने आप लोगों ने एक सवाल नहीं किया कि वो आप सिंगल इफेक्ट तो डाल के चले गए, उसका दूसरा इफेक्ट किधर गया? आपने ये देखे ना, ये 4,50,000 यहाँ ऐड हुआ और 2,75,000 आपने लेस कर दिया, तो इसका आपने तो कहा था डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, तो डबल एंट्री किधर है? ये तो सिंगल एंट्री है। सिर्फ क्या एक आपका जाएगा कंसीलिएशन में प्रॉफिट, पहले 1 बाय 1 करके करना। आपने 4.5 लाख कैपिटल में ऐड किया है, वेल्थ आपकी 4.5 लाख से बढ़ गई है, तो रिकंसिलिएशन में मुझे 4.5 लाख रुपए, ये 4.5 लाख पड़ा हुआ है प्रॉफिट ऑन एबीसीएल को रिकंसिलिएशन के लिए। 4.5 लाख की डबल एंट्री पूरी होगी। 275 आपने ड्राइंग्स किया जी, 275 ही है तो पैसा मिला ना आपको, तो कैश फ्लो में 275 आना चाहिए। ये आपका 275 वो ड्राइंग्स में आपको नजर आ रहा है कैश काउंट के, तो दोनों की डबल एंट्री मैंने पूरी कर। उधर से कैपिटल बढ़ गया, दोनों एक से बढ़ गया एक से कम हो गया, और जिससे बड़ा वो मैंने रिकंसिलिएशन में ऐड कर दिया, और जिससे कैश फ्लो आपका बढ़ गया, बिजनेस से ड्राइंग्स की आपने, आपका कैपिटल कम हो गया, कैश आपका बढ़ गया, वो मैंने 275 डाल दिया, तो डबल एंट्री मैंने पूरी कर दी। अब मैं वापस आता हूं, फिर क्या दिया आगे, शेयर्स XYZ लिमिटेड 10 लाख, क्योंकि शेयर्स में कुछ चेंज है, चेंज देख रहे, शेयर्स बेचे थे उसने, ये he sold shares of 2 लाख फॉर कंसिडरेशन ऑफ 3.5 लाख रुपए। इसका मतलब है कि मेरे जो 10 लाख के इसके अंदर शेयर्स थे
वो 2 लाख इसमें से निकल गया, तो बाकी कितने रह गए? 8 ही बाकी है ना भाई। अच्छा, जब आपने बेचे होंगे तो पैसे तो लिए होंगे आपने, इसकी डबल एंट्री बना रहे हैं आप। कैश या बैंक को डेबिट करेंगे 3.5 लाख से, शेयर्स क्रेडिट होंगे 2 लाख से, और गेन आ जाएगा आपका 1.5 लाख का। डबल एंट्री पूरी है। तो पहले कैश फ्लो में पैसा डाल देते हैं 3.5 लाख, डरा भी कि नहीं ये भी चेक हो जाएगा। वो 3.5 लाख पड़ा हुआ सेल ऑफ शेयर्स आ रहा है जी कैश फ्लो में, आ गया जनाब। अब मेरी वेल्थ में जो शेयर जाने चाहिए 2 लाख से कम होके जाने चाहिए, तो वेल्थ में 8 लाख रह जाना चाहिए। देखें वो 8 लाख पड़ा हुआ है शेयर XYZ प्राइवेट लिमिटेड, बाकी रह जाए गेन, वो जाएगा रिकंसिलिएशन में कितने का? 1.5 लाख का। ये 1.5 लाख गेन सेल ऑफ शेयर रिकंसिलिएशन के। कोई चीज डबल एंट्री के बगैर नहीं आ रही। असल में जब मैं सीए कर रहा था ना, तो एक दफा हर दफा मेरी रिकंसिलिएशन आउट हो जाती थी, तो मेरे सीनियर ने कहा यार तुम बड़े परेशान लग रहे हो। मैंने कहा सर ये रिकंसिलिएशन आउट हो जाती है। उन्होंने एक दफा मुझे समझाया था, कहते ये भी डबल एंट्री है। मैंने कहा नहीं सर, कहते हैं बैठो। आधा घंटा जो उन्होंने मुझे समझाया, वो वहां से लेके आज तक जब भी रिकंसिलिएशन आउट होती है, ये डबल एंट्री प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सारी चीजें निकल जाती है। कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी, आपने डबल एंट्री पूरी रखनी है इसकी। अच्छा चले, अभी मैंने कोई चीज डबल एंट्री के बगैर की नहीं है। फिर क्या आ गया जी मेरे पास? कैश एंड बैंक है, ओपनिंग है, ये मेरी कैश फ्लो का ओपनिंग बैलेंस बनता है, ऐसे ही है ना जी? अच्छा चलो देख लेते हैं क्या कितना है जी। 15 और 20 35 आ रहा है कैश फ्लो किधर? ये वो देखिए ओपनिंग पड़ा हुआ है 15 और 20। कैश फ्लो को ज्यादा मुश्किल ना समझे, देखो सिंपल सा फार्मूला है। ओपनिंग था मेरे पास 35 लाख, जितना रिसीव होगा ऐड होगा, जितना पे होगा माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग बच जाएगा, वो एंड पे पड़ा हुआ बैलेंस, और ये बैलेंस आपकी वैल्यू में चला जाएगा। तो किया क्या आपने? जो चेंज आई उसको इंकॉर्पोरेट करके क्लोजिंग बैलेंस को वेल्थ में आप उठा के लेंगे। चल वापस आता हूं, ओपनिंग भी हो गया जी, पर्सनल लोन भी आ रहा है जी मेरे पास 10 लाख रुपए, और नीचे लिखा हुआ है he settled his personal loan of ₹500,000। इसका मतलब है 5 लाख का लोन मैंने वापस कर दिया, मेरी लायबिलिटी कम हो गई, ऐसे ही है ना जी? मैंने लोन बदले किसी दिया हुआ तो वापस कर दिया उसको, बाकी कितना रह गया? 5 लाख। इसका मतलब है वेल्थ में 5 आएगा और कैश फ्लो में 5 उधर चला जाएगा, क्योंकि वो रिसीव हो गया, पहले रिसीव करने को नहीं, सॉरी वापस किया, तो मुझे आउटफ्लो में दिखाना पड़ेगा। पहले आउटफ्लो चेक कर लें, ये 5 लाख नीचे लोन इंस्टॉलमेंट आ रही है पेमेंट में जी, क्योंकि ठीक है चल। अब का लोन का बैलेंस कितना रह गया? 5 लाख जी, वेल्थ में वो 5 लाख आ रहा है जी, वो नीचे लोन एंड पे लायबिलिटी, ठीक हो गया जी। अब रहेगी बाकी एडजस्टमेंट्स, अगर कोई उनकी एंट्री बाकी है तो वो चेक कर। ऊपर वाला पूरा हो गया, अब नीचे एडजस्टमेंट जो रह गई थी, सैलरी वाला हो गया था। अच्छा, अब सैलरी आपके पास आई है 12 लाख रुपए। अब 2 तरीके होते हैं, बेहतर क्या है आप 12 लाख को इनफ्लो में दिखा दें और 1 लाख को आउटफ्लो में दिखा दें, तो ग्रॉस सैलरी भी आ जाएगी नीचे 1 लाख रुपए का, क्योंकि आपको तो 11 मिला है बेसिकली, लेकिन सैलरी आपकी 12 थी। तो देख लेते हैं दोनों तरीके, जो बेहतर है वही यूज कर लें। वो 12 लाख मैंने सैलरी में इनफ्लो में डाल दिया, और नीचे 1,40,000 आ रहा है। 40 एक जो एओपी ने पे किया था वो नीचे 40 आ रहा है, वो टैक्सेस नीचे आ रहे हैं, जो आपके हिस्से में से माइनस होना था वो 1,40 वो नीचे टैक्सेस आ रहे हैं। डबल एंट्री मैंने लाख रुपए की पूरी कर दी आपकी, और 40 की भी एंट्री पूरी हो गई, वो यहां से आपके निकल गया है। ये 40 एओपी ने नहीं दिया, इसके कैश इसके हिस्से में जो आया था वो माइनस। असल में एओपी जब टैक्स पे करती है तो टैक्स माइनस करके शेयर आता है ना, आपको आफ्टर टैक्स शेयर नहीं सही, आफ्टर टैक्स ऐसे ही। तो शेयर टैक्स तो उसने पे कर दिया 40, किसने? एओपी ने। एओपी इसके कैश वो टैक्स किसका था? इंडिविजुअल का था, तो इसको तो आफ्टर टैक्स शेयर मिल रहा तो आप इसलिए माइनस किए ना, अब यहां से उधर से करने की बजाय इधर से कर दिए, है, इसलिए या तो बिफोर प्रिंसिपल ही उधर से होना चाहिए था।
या तो आउटफ्लो तो हो गया ना, पैसा तो निकल गया आपको जो पैसा दिया गया है। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो एओपी अपना टैक्स करके बैलेंस को डिवाइड कर दे, या आप अपना हिस्सा अलग करके उसमें से माइनस कर दे। बात एक ही है, आंसर वही आएगा आपके पास। ठीक हो गया? अच्छा आप देखते हैं क्या था, वो तो रह गया था। शेयर आपने बेचे कि इसका हो गया था, लोन भी हो गया था। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपको भी पता, रिटर्न में आप लोगों से लेते हैं। नेक्स्ट एफ है मेरा ख्याल है, वो फाइल करता है ऐसे ही है जी। नेक्स्ट एफ जी हाँ, ये वही वाला है, टोटल दिया हुआ है। अब इसकी डबल एंट्री क्या है? पर्सनल एक्सपेंसिव डेबिट और कैश आपका कम। जाहिर बात है आपने पैसे दिए, जाती खर्चे सारे लोग करते हैं, तो एक रिकंसिलिएशन में से आउट होगा और एक कैश फ्लो में से आउट होगा। देख लेते हैं क्या कैश में पैसा गया, कैश एंड बैंक बैलेंस में से वो 8.5 लाख हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पड़ा आउट हो गया। अब आ जाते हैं रिकंसिलिएशन में, वो नीचे 8.5 लाख हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है। चलो आगे, डबल एंट्री पूरी हो रही है। बाकी क्वेश्चन होंगे वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब थोड़े दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा। इंसान कोशिश ही कर सकता है। बाकी ये डबल एंट्री इसकी ना, अच्छा गिफ्ट रह गया बीच में। He has given gift of ₹400,000 to his brother Kamran through cross check. 4 लाख रुपए का आपने अपने भाई को गिफ्ट दिया। इसका मतलब है कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, और एक मैं रिकंसिलिएशन में से आउट करूंगा और एक बैंक बैलेंस में से आउट कर दूंगा। पहले बैंक में चेक कर लीजिए आउटफ्लो। वो 4 लाख रुपए आपको गिफ्ट बीच में नजर आ रहा है फ्रॉड के ऊपर, आउट हो गया। आप रिकंसिलिएशन में से आउट कर दो, वो 4 लाख आपका गिफ्ट टू ब्रदर, ये आपकी डबल एंट्री फिर पूरी हो। कोई चीज सिंगल एंट्री के थ्रू नहीं आ रही। ये बड़े हो सकता कुछ को पता हो, लेकिन जनरली लोगों को नहीं पता होता कि ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे पूरी एंट्री जो है वो चल रही होती है। अच्छा जी, अब बचा क्या? नीचे प्लॉट है जी, एडवांस को कह रहा है मैंने 20 लाख रुपए टोटल कंसिडरेशन है, और पेबल है 20 इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर, 7 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट लिए, तो मैं एडवांस में बुक कर देता हूं। मेरा 7 लाख आउट हो गया, एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ प्लॉट 7 लाख रुपए ले दी। पहले कैश फ्लो में से वो 7 लाख प्लॉट में इंस्टॉलमेंट आउट, और अब चूंकि ये मेरा एसेट है तो मेरी वेल्थ में 7 लाख रुपए स्टैंड करना चाहिए। वो 7 लाख तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ। ठीक हो गया? अब आखिरी एक चीज बची, उन्होंने आपको क्लोजिंग जो बैंक का बैलेंस है वो दिया हुआ, तो टोटल बैलेंस जो आएगा उसमें से ये माइनस करके बाकी कैश इन हैंड होगा। ठीक है? मेरे पास 27 लाख टोटल जो बैलेंस है, 27,35,000 है, जिसमें से 475 बैंक है, बाकी 22 लाख 60 हजार मेरा कैश है। इन दोनों को मैंने रिपोर्ट करना है अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर एज ए क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर। वो आपका 22,60,000 नोट 2 में, और बैंक बैलेंस 475, इनको जमा करें 10.4 मिलियन आपका क्लोजिंग वेल्थ है, और रिकंसिलिएशन इसके बराबर होनी चाहिए। ये आपका रिकंसाइल जो है ये वेल्थ टैली हो, और यही रिकंसिलिएशन उसने आपसे वेल्थ स्टेटमेंट के साथ मांगनी है। तो आप इसको फीड 2 चीजें करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट, और ये कैश फ्लो नहीं है उसके अंदर, वो आपको खुद बना के रखनी है, और उसमें से कैश एंड बैंक बैलेंस यहां डाल के टोटल कर लीजिए। तो जी ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ 2-3 चीजें हो रहा है वो करके, तो मैं ये वाली साइड क्लोज कर दूंगा, फिर आपको दूसरे पे लेके जाऊंगा। 2-3 पॉइंट्स मेरे हो। जब आप रिटर्न के अंदर जाएंगे ना, तो प्रॉपर्टी इनकम में अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वक्त प्रॉपर्टी इनकम 2021 में आपको ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, आप चाहे तो सेपरेट ब्लॉक में चले जाएं, यानी ग्रॉस रेंट पे टैक्स ले लें, नहीं तो खर्चे माइनस करवा लें और बैलेंस को इनकम में जमा करके टैक्स ले लें। लेकिन इसको ऑप्शन को लेने के लिए अगर आपने खर्चे माइनस करने हैं तो आपको जाना पड़ेगा एट्रीब्यूट के अंदर। उसके अंदर वो पूछेगा आप ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, खर्चे माइनस करके टैक्स लगे, वहां जाके क्लिक करें, यस को क्लिक कर दें। आप यस को क्लिक करेंगे, जैसे ही रेंट आप ऊपर डालेंगे वो 1/5 आपको ऑटोमेटिक दे देगा।
और कलेक्शन चार्जेस 4% से ज्यादा आपको डालना नहीं देगा। ये दो चीजें उन्होंने पकड़ी हुई हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि आपने किस तरफ उसको लेके जाना है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो उसको रिपोर्ट करते वक्त ये ज़हन में रखिएगा, ऑप्शन आपके पास है, आप ए में जाना चाहते हैं या बी में जाना चाहते हैं। बाकी सारे जितने भी इलेक्शन है रिटर्न के अंदर, इनको कंट्रोल अल्टीमेटली कंपटीशन कर रहे हैं। जितने भी इलेक्शन फीड करेंगे सब उधर ही जाएंगे। सारे 5 है उसके अंदर। 3 चीजें आपके लिए जरूरी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप मुझे शीट जो है ना, इसकी दूसरे वाली जो है ना इनकम टैक्स वाली, वो देखो। बस वो करके तो मैं ये वाला क्लोज करूंगा, फिर आप जो भी आपका सवाल है इससे कनेक्टेड ऊपर वाली मेरा से इनकम टैक्स की कमेंट्स इनकम टैक्स में, हाँ ये बस ठीक है। आगे आपने ये 3 चीजें ध्यान में रखें। अच्छा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको साइंस तो बड़ा करो भाई। चलो ये 5 चीजें और 3 पॉइंट्स और देके मैं इसको इधर क्लोज करूंगा। फिर जब आप 5 हेड्स ऑफ इनकम को देखेंगे तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, इनकी बेसिस क्या है। वो अगर नहीं पता तो आप जो मर्जी करते रहे, आप उसको कैलकुलेट नहीं सही कर पाएंगे। अगर कंपनी, पहला कॉलम आप देख रहे हैं हेड ऑफ इनकम में 5 हेड्स मैंने लिख दी। आगे पहला कॉर्पोरेट सेक्टर है और दूसरा अदर देन कंपनी। अगर आप सैलरी इनकम है तो कंपनी की सैलरी इनकम तो होती है, केओपी की भी नहीं होती। तो रिसीव्ड बेसिस पे आपने सैलरी ऑफर करनी है। किस बेसिस पे जनाब? अगर आपको पूरे साल में तनख्वाह नहीं मिली तो इनकम टैक्स रिटर्न नील की जाएगी, लेकिन रिसीवेबल वेल्थ में डाल दीजिएगा। अगर रिसीवेबल है, काम किया हुआ है, पैसे नहीं आ रहे। इसी तरह अगर आपको तनख्वाह 8 माह की मिली है तो आप 8 माह की रिपोर्ट करेंगे, बाकी का 4 माह का रिसीवेबल आपका उधर चला जाएगा। पहला तो पॉइंट ये। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट में तो है, उन्होंने तो कर दिया नवाज शरीफ का। वो सब पॉलिटिकल केस है ना, उसको अलग रखते हैं। लेकिन सर रिसीवेबल कैसे डालेंगे हम जब डबल एंट्री पूरी होगी? तो फिर मुझे ये करने देना जरा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, मुझे सवालों का पूरा मौका आपको मिलेगा, आप कीजिएगा मुझसे, ठीक है? तो अच्छा, मैं पहले पॉइंट कवर कर लूँ ना, मतलब आप बीच में आ जाएंगे तो सारा सीक्वेंस टूट जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप मुझे पहले बोलने दें, फिर जो आपके सवाल होंगे आपका राइट है, आप उसको एक्सरसाइज करें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मैं कर रहा हूं तो मेरे पास अक्रूवल बेसिस है, यानी अगर मुझे रेंट रिसीवेबल भी है तो वो भी मैंने रिटर्न के अंदर डालना है। मसलन मेरे टेनेंट ने कहा यार पूरे साल ना पैसे मैंने तुम्हें देने हैं लेकिन अभी है नहीं मेरे पास, मुझे रेंट रिटर्न में डालना पड़ेगा क्योंकि वो अक्रूवल बेस पे है। अगर वो रिसीवेबल है नहीं मिला तब भी डालना पड़ेगा मुझे। तीसरा, बिजनेस इनकम। कंपनी के लिए तो अक्रूवल के अलावा है कोई नहीं। आप किसी भी कंपनी, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, कभी भी एक्सटर्नल अकाउंट कैश बेसिस पे नहीं नजर आएंगे आप, उनको अलाउड ही नहीं है, वो बना ही नहीं सकते अकाउंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसी कंपनी एक्ट आपका 2017 प्लस आपका टैक्सेशन लॉज, कोई भी उनको कैश बेसिस पे बनाने की परमिशन नहीं देता। इसलिए कंपनी के जितने अकाउंट्स हैं बिजनेस इनकम के, वो अक्रूवल बेस पे बनाएंगे और इंडिविजुअल एओपी को ऑप्शन है कि वो कैश या अक्रूवल बेस पे बनाएंगे। कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन में रिसीट पेमेंट का इशू नहीं है। जब आपका एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया, वेदर अमाउंट रिसीव्ड और नॉट, अगर डिस्पोजल हो गई है तो आपने गेन उसका निकाल लेना। और चौथा क्या है? ये आपका सैलरी की तरह है। अगर आप सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को रिटेन करना चाहते हैं तो ये दोनों रिसीव्ड बेसिस पे है। और ये आपके 5 बेसिस है। जब आप कोई भी इनकम एक जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से, 5 जगह से आएगी तो बेस आपको पता होना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक चीज स्किप हो रही है, अगर मैं आपकी सीट पर बैठा हूं तो मैं वो पॉइंट आपको शेयर करना चाहूंगा। ओके, ये अक्रूवल सिर्फ इनकम के लिए नहीं है, एक्सपेंडिचर के लिए भी। तो अगर मैं रेंटल इनकम अक्रूवल पे ऑफर करूंगा और अगर मुझे पेएबल मेरा एक्सपेंस होगा तो वो भी मुझे मिल जाएगा। अगर मैंने यूटिलिटी जून का बिल जुलाई में पे किया है तो मैं वो भी माइनस कर सकता हूं। अगर इनकम अक्रूवल बेस पे है तो खर्चे भी अक्रूवल बेस पे होंगे, यानी आपके पीरियड से कनेक्टेड है लेकिन पेड नहीं हुए हुए। बेसिकली बात ये है, वो इनकम और एक्सपेंसेस जो आपके साल से रिलेटेड है लेकिन आपको रिसीव्ड और पेड नहीं हुए होते, लेकिन उसको अकाउंट फॉर आप कर सकते हैं। इसको अक्रूवल अकाउंटिंग कहते हैं।
अच्छा जी, अब 3 चीजें करके तो मैं क्लोज करूंगा, फिर आपके क्वेश्चन। ये 3 चीजें हैं, इनकम, ये ना चेन बना लीजिएगा, इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। आपने रिटर्न के अंदर तीनों चीजें रिपोर्ट करनी होती है। इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है, ये मैंने इक्वेशन नीचे बनाई हुई है, बड़ा सिंपल हो जाएगा। आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम प्लस एफटीआर की इनकम प्लस डीम्ड इनकम और प्लस लॉस ऑफ इनकम, ये भी इनकम की डेफिनेशन में शामिल है। पहली बात तो ये। फिर टोटल इनकम, अब आप क्या करेंगे, तमाम हेड्स को जमा करेंगे, तमाम हेड्स को जमा कर लेंगे और उसके अंदर एग्जेम्प्ट इनकम को आप ऐड करेंगे। ये मैं बताता चलूं आपको, ये भी रिटर्न का हिस्सा है। आपको टोटल इनकम भी रिपोर्ट करनी है। जैसे एग्री इनकम है तो आप अपनी इनकम में जमा करके टोटल इनकम निकालेंगे, वो कंपटीशन में निकालेगा। फिर आपने क्या करना है, अल्टीमेटली जब आप टैक्सेबल इनकम में जाएंगे तो टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। तो आपने अंडरस्टूड है कि टैक्स किस पे पे करना है, टैक्सेबल इनकम। इसका ये मतलब नहीं कि इनकम ऐड करके मैंने टैक्स आपको उस पे देना है, वो पार्ट ऑफ इनकम तो है लेकिन वो टैक्सेबल इनकम नहीं है बेसिकली। जब लॉ एग्जेम्प्ट दे देता है वो बेनिफिट्स हम अवेल कर लेते हैं। अच्छा, अब इससे कनेक्टेड अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, जो सर ने पहले राइट तो आपका ही आएगा क्योंकि आप ही कह रहे थे, तो सर आपसे ही शुरू कर लेते हैं, बाकी फिर इनकी तरफ कर पहला सवाल ये बैठे सर, ये बैठ के कोई नहीं खड़े ना हो। मेरा पहला सवाल यही है कि आपने अप्रूवल बेसिस पे सैलरी को अकाउंट फार करने की बात की। अगर अप्रूवल बेसिस पे हम उसको अकाउंट फार करके रिसीवेबल में डालते हैं तो फिर जब रिकंसिलिएशन में वेल स्टेटमेंट में जाएंगे, रिकंसिलिएशन में वो आउट हो जाएगी, आपको इनकम भी डालनी पड़ेगी। जी मैं, और इनकम अगर हम वहाँ डालते हैं तो फिर रिटर्न में भी डालनी पड़ेगी। मैं आपको आपका एक सवाल है सर, मैं और भी पहले एक एक करके कर लेते हैं। देखिए सर, होता क्या है, आप बनाए अब इसकी डबल एंट्री अभी कर रहे थे, कोई मसला नहीं। उसी सवाल पे आ जाए, जरा फाइल दूसरी खोलो, उसी सवाल को पकड़ के उसको चेंज कर देते हैं। हाँ, ऊपर वाला यही था, इसमें आ चलो खोल दो इसको, चलो ठीक है। अब देखें सर हो क्या रहा है। इस सवाल में क्या हुआ था, यहां पे कंजम्पशन ये कि पूरा 12 लाख आपको मिल गया। अब जरा पहले डबल एंट्री बना, फिर आपके सवाल की बनाएंगे, जवाब आ जाएगा। मैंने लिखना है कैश या बैंकों में डेबिट करूंगा, ऐसे ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को डेबिट करूंगा। 11 लाख मेरे बैंक में आ गया, लाख रुपए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है और सैलरी इनकम क्रेडिट हो गया 12 लाख से। मुझे ठीक हो गया, मैंने डबल एंट्री पूरी कर दी। इसका आपने यहां डबल इफेक्ट क्या डाला, सैलरी चला गया आपका कैश फ्लो में 11 लाख से, वो लाख को माइनस करेंगे तो 11 ही बच जाएगा, और बाकी जो आपकी इनकम है वो 11 लाख आ गई रिकंसिलिएशन पर्पस में। अभी आप इसका डबल इफेक्ट देख लें पहले। ये देखो, यहां मैंने 12 लाख ऊपर रखा हुआ है और नीचे वो 1 लाख टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी आ रहा है। इसका मतलब है मेरे कैश फ्लो में 11 लाख ऐड हो गया, ऐसा ही है। एक तो ये हो गया। अब आप रिकंसिलिएशन में आ जाए, ये रिकंसिलिएशन थी, अब आप कैश फ्लो में आ जाए। ये 12 लाख ऊपर आ रहा है और 1,40,000 के अंदर 1 लाख पड़ा हुआ, तो 11 से बैंक भी बढ़ गया और 11 से उधर रिकंसिलिएशन बढ़ गई, दोनों टैली हो गया आपस में। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब आपकी असम्पशन हम ये ले लेते हैं, हम कहते हैं अज्यूम कर लेते हैं इसी सवाल में, यहां वो आगे एक लाइन ऐड कर देता है कि आपको सैलरी ही 6 माह की मिली है। अदा कर लेते हैं ना, जरा आसान हो जाएगी। अब मैं डबल एंट्री क्या डालूंगा, मैं बैंक में लिखूंगा 6 लाख रुपए, ऐसे ही मैं अज्यूम कर लेता हूं 1 लाख ही कटा हुआ, ऐसे ही ले 6 लाख मेरा रिसीवेबल है, 5 लाख मेरा बैंक में आएगा, ऐसे ही सैलरी रिसीवेबल, बैंक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू सैलरी इनकम, 12 लाख पूरा हो गया आपका। अब रिसीवेबल आपका वेल्थ में चला जाएगा, वो रिटर्न में नहीं आएगा। ये दोनों चीजें अलग अलग है। अब आपको एक ही वक्त में 2 डिफरेंट
डॉक्यूमेंट्स में दो डिफरेंट फिगर्स रिपोर्ट कर दी। आप इसको अज्यूम कर लें ये सारे रिसीवेबल और आसान हो जाए। इसी सवाल में आप अज्यूम करें आगे लिखा हुआ है although tax was being deducted and deposited but the payment was not being made to the taxpayer। टैक्स को हम चूंकि आसान कर देते हैं टैक्स हम नहीं आप निकाल देते हो। आप 12 लाख के सारे रिसीवेबल रिसीवेबल हो गया। अब आप एंट्री क्या डालेंगे सैलरी रिसीवेबल टू सैलरी इनकम। इनकम रिकंसिलिएशन में गई और रिसीवेबल वेल्थ में आ जाएगा। 12 लाख पूरा हो गया आपका। सर नहीं अभी इनकम टैक्स में सुन लेना सर आपका जवाब आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न आप नील पे फाइल करेंगे क्योंकि आपको रिसीव्ड नहीं हुआ। सेक्शन 12 ये कहता है अगर कहते हैं बोल के दिखा दे सर वो ये कहता है कि सैलरी आपने रिसीव्ड बेसिस पे ऑफर करनी है। जब लो मुझे ये फैसिलिटी दे रहा है और मैंने कोई अमाउंट रिसीव की ही नहीं है तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न बिल की फाइल करूंगा और वेल्थ स्टेटमेंट में रिसीवेबल स्टैंड कर दूंगा। कल वो पूछेगा आपने 12 लाख ऑफर क्यों नहीं किया ये पूछेगा ना मुझसे तो मैं कहूंगा जी सेक्शन 12 के मुताबिक मैंने अमाउंट रिसीव ही नहीं की तो फिर ठीक आपने रिसीवेबल क्यों डाला क्योंकि लॉ ने मुझे कहा कि वेल्थ स्टेटमेंट आपने स्पेसिफाइड एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करना है आपने मैंने कर दिया। अब जी मैं टैक्स कब दूंगा अगले साल में जब मैं रिसीव करूंगा उसमें भी एक चीज है अगले साल भी एक सवाल आ जाएगा आपने किया मैं एक और डाल देता हूं अगले साल 24 हो जाएगा 12 उस साल का और 12 पिछला तो अब आप कहेंगे 24 लाख का तो स्लैब ही हायर है उसमें भी ऑप्शन है आपके पास। आप 12 को 2021 में लेके जाए और अगले 12 को 2022 में लेके जाए वो दोनों में टैक्स कैलकुलेट कर एरियर सैलरी की ऑप्शन आपके पास है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने 24 लाख पे टैक्स देना है ठीक हो गया। तो आप रिसीवेबल डाल के विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न में क्योंकि बेस उसकी क्या है रिसीव्ड बेसिस ठीक है। ये क्यों हुआ था जब फैक्ट्रियां बंद हुई लोग लॉस में गए लोगों की तनख्वाहें उनको नहीं मिली पहले अप्रूवल ही होता था तो लोगों ने कहा जनाब मुझे तो तनख्वाह मिली नहीं आप ऐसे करें मेरी रकम लेते टैक्स मैं आपको दे देता हूं मुझे तो मेरी तनख्वाह मिली नहीं आपको अपने टैक्स की पड़ी हुई है मैं कहां से जमा कराऊंगा आपको। इस वजह से ये लॉ अमेंड हुआ कि नहीं भाई इसको रिसीट पे कर दो ये लोग तो इस तरह मर जाएंगे मुश्किल हो जाएगा उस बंदे के लिए। असल में वो बात ठीक थी आपकी मैं अकाउंट से मेरा ताल्लुक है बैकग्राउंड तो साहब और वजी साहब जी ठीक है सर कोई मसला नहीं करे। अच्छा लेकिन अगर हम रिटर्न में नहीं लिखते और वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ्लो और आउटफ्लो में यानी इनफ्लो में डाल के उधर यानी रिसीवेबल में डालते हैं तो फिर हमें नोटिस आ जाते हैं। नहीं आएगा सर आएगा तो जवाब है ना मेरे पास तो दिया मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर उसी बात से यानी कंफ्यूजन मुझे वही हुई कि फिर तो नोटिस आएगा 122 का अच्छा जी जवाब दी या जो भी यानी देखें हाँ सुने अनाज इजी हो देखें सवाल तो उन्होंने वैसे नहीं करने उनका काम है सवाल करना आपका काम है जवाब देना तो जवाब मैंने आपको दे दिया। अगर उस वक्त नहीं मानेंगे तो मेरे से टाइप कर लीजिएगा मैं आपको लिख के दे दूंगा आपको भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात ये है देखिए मानना ना मानना उसका काम हमारा काम है जवाब देना वो नहीं मानेंगे तो ऊपर एप्लीकेट बोर्डिंग बैठी होती है वो हमारी बात सुन लेंगे। मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला क्या दिया अगर सैलरी रिसीव नहीं की तो आपको रिटर्न में ऑफर करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 12 में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट विल बी ऑन रिसीव्ड बेसिस। देखिए ना जो जुडिशियल मेंबर होता है ना वो फैक्ट्स नहीं देखता वो कहता है जी मुझे तो लॉ में लिखा हुआ दिखाओ किधर लिखा हुआ ये तुम्हारी फर्जी कहानी है। तो सेक्शन 12 मैंने आपको दे दिया लीगल के लिए और अकाउंटेंट को समझाने के लिए डबल एंट्री आपको साथ बता दी कि दोनों साइडें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक हो गया सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल थोड़ा सा इसका है कि अभी आपने अब तो खैर मिनिमम टैक्स हो गया जो एफटीआर पहले होता था तो वहाँ पे एक चीज़ है अगर हम जाए उधर उसमें डेफिनेशन में तो इनकम की डेफिनेशन है कि वो तमाम अमाउंट्स जिन पे विद होल्डिंग जो उस वक्त फाइनल में होता था अब मिनिमम में है कटौती हो चुकी तो या लायबल टू डिडक्शन है वो जो है ना इनकम है। अब मेरा अच्छा सेक्शन मेरे ख्याल 168 है जिसकी हाँ सब सेक्शन 4 उसमें वो था वो डिलीट हो गया 2004 में भी आपने जिक्र किया। अब पहले होता ये था कि हम लोग वर्क बैक करके तो उसकी आमदनी कैलकुलेट करते थे
अब मेरा ओपिनियन ये है कि जब डेफिनेशन सपोर्ट कर रही है उसको मिनिमम यानी उसको आमदनी बना रही है, इनकम है, इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स चाहे हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इनकम हो या ना हो, लेकिन इनकम टैक्स जब बता रहा है कि अच्छा ये इनकम है तो वो जो है ना इनकम की होगी। अच्छा, फिर उसके साथ जो सेक्शन उन्होंने सब सेक्शन डिलीट कर दिया, एबॉलिश कर दिया, उसके तनाजुर में पहले एक बैरर था कि अच्छा जी आपने वर्क बैक करना है, उसके साथ एक उससे पहले एक सेक्शन भी सब सेक्शन भी उसमें था कि अच्छा जी वर्क बैक करके आप उसकी वो ले सकते हैं। अच्छा, वो जब डिलीट किया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब वो बैरर तोड़ दिया उन्होंने कि अच्छा जी इनकम की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि उसमें ग्रास या एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं है, और सेक्शन 169 या 168 में मौजूद है कि आप ऐसी आमदनी के अगेंस्ट किसी भी किस्म के एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो आमदनी ही तस्वर होगी, इनकम ही होगी, और दैट विल बी अवेलेबल टू फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ योर बिल स्टेटमेंट। आप बेसिकली पर शॉर्ट दीदी होगी बेटे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टिल इम्प्यूटेबल इनकम का कांसेप्ट अवेलेबल है और वर्क होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? इन शॉर्ट वर्क बैक में नहीं, मैं वर्क बैक की साइड पे नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इनकम की डेफिनेशन है अगर उसको हम पढ़ें उसके मुताबिक वो तमाम अमाउंट्स यानी एक्सपेंसेस के अलावा वो इनकम है। एक मिनट, अभी जो मैंने आपको इनकम की डेफिनेशन दी थी उसमें एमटीआर की इनकम, एफटीआर की इनकम, डीम्ड इनकम, लॉस ऑफ इनकम, ये सब इनकम का हिस्सा है। लेकिन देखें, आप बैठे ना इजी हो गए सर, मुझे अजीब सा लगेगा, लेकिन बात ये हो रही है अगर आपकी इनकम होगी तो आगे जाके टैक्सेबिलिटी की डाइवर्जन होगी ना। अगर मैं ये कहूं कि मेरी इनकम तो एफटीआर की है लेकिन आगे इनकम मेरी जीरो है तो बड़ा अजीब सा है। आपकी इनकम में तो पहले वो आएगा, आगे जाके उसकी टैक्स, जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड भी तो इनकम है, आप उस पर नॉर्मल टैक्स क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लॉ ने उसको आगे जाके डाइवर्ट कर दिया है। 169 बेसिकली एफटीआर से रिलेटेड है, वो ये कहता है कि फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर जो इनकम होती है जब आप इसकी लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ना तब आप इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे, ये वो कह रहा है सर, और कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, एक और भी चीज है यहाँ से, यहाँ एक और सवाल का जवाब आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें, अज्यूम कर लेते हैं मैं आपकी बात के कि आप ठीक कह रहे हैं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाते हैं। आपको करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट हो गई, 10 मिलियन कर दिया आपने। अच्छा, उसको अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालूं तो आप कहते हैं जी 20 लाख मेरा नेट प्रॉफिट है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो आपको क्रेडिट 1 करोड़ का कैसे मिलेगा जबकि 80 लाख को आप खर्च कर चुके हैं। इम्प्यूटेबल इनकम या डिडक्शन की नॉट अलाउएबिलिटी का पर्पस सिर्फ ये था टू द एक्सटेंट ऑफ व्हेन द लायबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड। जब आप 1 करोड़ पे लायबिलिटी निकालेंगे ना, मुझे 1% अगर स्टैंडर्ड रेट आप पे एप्लीकेबल है, एग्जम्पशन नहीं है, टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो मुझे 1 लाख रुपया, ठीक हो गया, मुझे आपका 1 लाख रुपया मस्ट चाहिए आपसे विदाउट किसी एक्सपेंडिचर को माइनस करके, ग्रॉस रिसीट का 1%। अगर आप पे एग्जम्पशन, टैक्स क्रेडिट्स और रिबेट्स एप्लीकेबल नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर वाले हैं उनको 154A में एग्जम्पशन ऑलरेडी दी हुई है, अप्लाई करके आप लेंगे, अभी आपको पता वो चल रहा है सिलसिला, तो वो पर्पस टैक्सेबिलिटी के लिए है। क्रेडिट एक अलग चीज है, टैक्सेबिलिटी एक अलग चीज है, वो दोनों। अच्छा, पहले भी लोग इसको मिसयूज करते थे, कैसे? मैं एक बात बताता हूँ, आपने 1 करोड़ पे टैक्स पे किया 1 लाख रुपए, जब मैंने इसको वर्क बैक किया फर्ज करने आ गया 35 लाख रुपए, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका 2 लाख है, आपको 35 कहां से मिल गया? मैंने एक चीज कमाई नहीं, आप क्रेडिट लिए जा रहे हैं। लेकिन आपका पॉइंट मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि 169 ओनली 40 पर जो जितने भी एफटीआर के केसेस हैं, अनलेस सेक्शन में ना लिखा हो, अगर आपका 154 प्राइस बोर्ड वाला, डिविडेंड वाला, जितने भी पहले आपके उसमें फॉल करते थे, या पेट्रोलियम वाले अभी भी कुछ बाकी हैं, उनको डिडक्शन इनकम टैक्स पर्पस के लिए नहीं मिलेगी, अदरवाइज वो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे लेकिन टैक्स वो ग्रॉस रिसीट पे करेंगे। ये असल में कॉन्सेप्ट है। जब लॉ में जब लॉ ये प्रोवाइड कर रहा है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं चलनी, क्योंकि लॉ ने प्रोवाइड कर दिया, फिर हमारी सोच या जो भी कोई अंडरस्टैंडिंग है वो उस पे नहीं आनी। अच्छा, आप सवाल आपसे है, अब आप चाहते हैं क्या? फर्ज करें 1 करोड़ प्रॉफिट है,
1 करोड़ आ गया। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो ग्रास रसीद है ना, सेल है ना 1 करोड़ में की। हाँ जी, अब आप चाहते हैं क्योंकि मैंने उस पे टैक्स दे दिया, वो फाइनल डिस्चार्ज में है, हो गया। तो मिनिमम आ गया ना। नहीं एक्सपोर्ट अभी भी फाइनल नहीं है। हाँ, कुछ है चीजें। अच्छा, वो जब फाइनल में आ गया जी। तो इसका मतलब है कि वो और इनकम की डेफिनेशन में भी मौजूद, जी। इनकम की और कहीं पे डेफिनेशन नहीं है सिवाय जो है ना सेक्शन 2 में। ठीक है, सही है। ठीक है ना, आप वही डेफिनेशन के मुताबिक हमें ट्रीट करना चाहिए जहाँ भी उस चाहे वो यानी ग्रास है, चाहे हमारी सर्विसेज उसमें आती हैं फाइनल डिस्चार्ज में, या हमारी जो है ना सर ऐसे नहीं है, आप अपना बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके कैपिटल में जो भी क्रेडिट मिलना है वो एक्ट 169 सबसेक्शन 4 होता था, जो वर्क बैक करता था टैक्स से इनकम को, वो खत्म हो चुका है। अब जो इम्प्यूटेबल इनकम की डेफिनेशन है वो 4A के लिए है, आप उसको जाके खोलेंगे लिखा हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 4 है इम्प्यूटेबल इनकम। अच्छा ये आया 13 में है, ये आया ही 13 में है, तो उससे 13 या 15 जो भी है, तो मसला ये तो उससे पहले क्या होगा फिर, वो जो पहले वाले लोग थे वो किधर जाएंगे। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेफिनेशन ऐड की गई है, क्रेडिट या टैक्स आपका ग्रॉस पे ही है, कोई झगड़ा नहीं है, डिडक्शन आपको नहीं मिल रही ताकि आपको चीज माइनस ना करने बैठ जाए, बट क्रेडिट आपको नेट का ही मिलेगा, ये पूरे करोड़ रुपए का क्रेडिट नहीं आपको मिल सकता और ये इनकम नहीं बन सकती, टैक्सेबिलिटी पर्पस के लिए है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। बाकी इंशाल्लाह आप और सवाल करेंगे जी जनाब, और किसी का कोई सवाल? जी सर, इसको अलर्ट लिमिट करने बात ठीक है। आप सर पर हम तो 20-20 साल से ये काम कर रहे हैं ना, आप करेंगे तो आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे बड़ी चीजें मिलेंगी आपको, और इसमें एक भी नंबर ऑफ जजमेंट्स भी अवेलेबल है। अब क्रेडिट रियल प्रॉफिट का मिलेगा और प्रेजेंटेटिव इनकम के बेस पहले भी ऐसे ही था, कोई डिडक्शन माइनस नहीं की जाती थी, बल्कि आपको मैंने अभी एफडीआर का एओपी का शेयर दिखाया है, मैंने वो शेयर उसका ऐड नहीं किया। इनकम टैक्स में जो मैंने अभी कंपटीशन आपके सामने बनाई है, मैंने 12 लाख सैलरी ली है और 1.5 लाख रुपए का कैपिटल गेन लिया है, शेयर फ्रॉम एओपी रेट पर्पस के लिए मैंने ऐड नहीं किया। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये इनकम किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए शेयर फ्रॉम एओपी आपको रेट पर्पस के लिए मैंने ऐड नहीं किया। जी सर, मेरा एक सवाल तो ये है कि जैसे आपने बताया कि इनकम टैक्स के रिटर्न उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक उनका शेयर में इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल हाई इसमें है वैसे है, जी तो इनका रिटर्न जो है ना वैसे शेयर में बगैर नहीं जाए। अच्छा, अब पेनल्टियाँ दोनों की अलग अलग है, 114 की अलग है, 116 की अलग है। अब मेरी एक इनकम टैक्स रिटर्न तैयार है, ठीक है, और जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मेरी वेल्थ सर्टिफिकेट तैयार नहीं है और या इन्फॉर्मेशन तैयार नहीं है, अब मुझे क्यों पेनलाइज किया जा रहा है कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न जो मेरी तैयार है या जिस जो इन्फॉर्मेशन के साथ मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिवाइस की भी प्रोविजन है, तो मैं क्यों दूसरी पेनल्टी जो कि बहुत ज़्यादा है पेनल्टी वेल्थ सर्टिफिकेट वाली वो एक ही सो यही वाला बस। हाँ, देखिए सर पता क्या है, पेनल्टियाँ दोनों की अलग अलग है, या तो पेनल्टी एक ही करते हैं दोनों, पेनल्टी एक करते हैं, ठीक है कि इनका मतलब वेक्सीमेंट का एक ही में करते हैं, पेनल्टी दोनों की एक फिर तो ठीक है। अगर एक मेरी चीज़ तैयार है या दूसरी तैयार नहीं है, या वेक्सीमेंट तैयार है, इनकम रिटर्न तैयार नहीं है, सब जो भी चीज़ तैयार है मैं वो तो दे दूँ। अब मसला ये तो सर आप सजेशन दे रहे हैं ना, सवाल ये है कि इसमें तो लॉ क्या है, इसमें हम तो उसको लॉजिक क्या है, लॉ नहीं लॉजिक आप देखें ना 116 में देखें ना 116 सेक्शन जब आप पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है। अब मैं 116 से बाहर कैसे निकलूं? सोचने को तो लोग सोचते हैं टैक्स होना ही नहीं चाहिए, तो फिर भी लगा हुआ है सोचने सुने ना सर आगे नहीं कर नहीं सर यही मैं आपको बता सुने ना चक्कर क्या था, जरा आप पीछे आ जाए ना, थोड़ा पीछे आ। पहले क्या हो रहा था, पहले ये होता था लोग क्या करते थे कि जब वेल्थ स्टेटमेंट बाद में फाइल होती थी ना, रिटर्न फाइल करके वेल्थ देते ही नहीं थे, उन्होंने इसको कवर करने के लिए वेल्थ को पहले रख लिया कि वेल्थ आप करेंगे तो रिटर्न आप ही जाएगी, आपको मजबूर कर दिया है। अच्छा कल मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये एसएमई के ऊपर, मैंने कहा रिटर्न तो खोलूं अंदर क्या है, वो 0.25% वो देख के जान छोड़ती है, तो मैं एक्सपेरिमेंट तो करूं जरा। मैंने खोल के उसमें अपने पर्सनल प्रोफाइल से खोला, उसको जाके मैंने इनकम डाली, वो मेरी लायबिलिटी ना कैलकुलेट करे। उसकी वजह ये है कि वो मेरे पीछे प्रोफाइल से उसको पता लग गया कि ये बंदा मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, वो मुझे दे नहीं रहा वो फैसिलिटी।
तो कुछ चेक एंड बैलेंसेस अब रिटर्न में आप देखें ये क्यों टैक्स को कैलकुलेट कर रहा है। लोग क्या करते हैं 20 लाख इनकम लिखी 10,000 टैक्स बन गया जनाब, तो भाई ये कैसे खुद ही गलती होगी मुझसे, तो वो अब आपको देगा नहीं। वो कुछ चीजें उन्होंने जैसे जैसे उनको कहते हैं आप उसको बैड एक्सपीरियंस कह लें या लोगों में मैल प्रैक्टिस शुरू होती है, लोग भी मिसयूज कर देते हैं ना। तो लोग जहां जहां उन्हें लगता है कि लोग के बंदा मिसयूज कर सकता है वो चीज उन्होंने आपके पावर में दी है, वो अपने पास रख ली उन्होंने। और जो आप कर सकते हैं, देखें अब आप क्या कर सकते हैं, आप इनकम कम कर सकते हैं, कंसीलमेंट है वो आपने डिक्लेयर की है। आप ज्यादा करेंगे तब भी आपके ऊपर बर्डन आएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, आपने रिटर्न फाइल की है, आपको अपनी क्रेडेंशियल को सही साबित करना है। तो उन्होंने चेक एंड बैलेंसेस पर्पस के लिए ये चीजें बीच में डाली हुई है ताकि लोग मजबूर होकर वेल्थ लाजमी फाइल करें, वरना पहले आधे से ज्यादा लोग वेल्थ दे ही नहीं रहे, ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। इस वजह से ये उल्टा किया उन्होंने चक्कर जो है ये असल में रीजन इसकी बनी है। जी जनाब कोई और एक ही होनी चाहिए ना सर, पेनल्टी एक ही होनी चाहिए। सर एक सजेशन तो है, अब क्या करें, अभी तो यही है बात तो आपकी, लेकिन डॉक्यूमेंट वो दोनों अलग अलग ले रहे हैं ना। जी सर सर आपने फरमाया कि जो है अलॉग एस्पेक्ट्स क्लेम करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्यूटर की कुछ चीज नहीं होनी चाहिए, प्लीज मतलब सेल्फ जनरेटेड ना हो, सब रिलेटेड ना। अब जो है ना ये जो हम क्लास लेते हैं थके तो या पैकेज से और जगह से, तो वो एक हमारा ये कंप्यूटर की एक बड़ी रसीद है और इसके अलावा एक सिग्नेचर और वो भी 2 महीने बाद जो है ना पास हो जाती है। तो अब वहाँ जो एविडेंस वहाँ से कटे। देखिए सर पता क्या है इसमें ना 2-3 चीजें आप ये ना समझे कि हमारे हर जगह पे रेकग्नाइज सेक्टर या रजिस्टर्ड सेक्टर ही चल रहा है। अब सवाल ये है कि अनरजिस्टर्ड सेक्टर को सदाब देने के लिए तो एक्टिव टैक्स पे की लिस्ट आई है। अब आप जरा सेल टैक्स के अंदर जाए ना, वहां वर्ड आपको रजिस्टर्ड पर्सन ही आपको नजर आएगा, वहां विद होल्डिंग जो 11th शेड्यूल है वो वर्ड यूज कर रहा है एक्टिव। देखिए रजिस्टर्ड बंदा नहीं चाहिए मुझे कंप्लायंट टैक्स पेयर चाहिए, तब मैं उसकी जान छोड़ूंगा। टैक्स डिपार्टमेंट का इंटेंशन बड़ा क्लियर है, आप इनकम टैक्स में एटीएल की लिस्ट लग है, सेल टैक्स की एटीएल की लिस्ट का पर्पस क्या है भाई, क्यों बनाई हुई है आप, वो आपको अंदर आने नहीं देगा। आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगेंगे एटीएल में नहीं मिलेगा, आपका डबल रेट हो जाएगा, आपको बाद में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपके साथ डील कोई नहीं करेगा, आप ऑफिशियल बिजनेस कर नहीं सकेंगे। फर्दर सेल टैक्स 3% आपको पता है अनरजिस्टर्ड को रिक्वायर्ड है, नहीं होता वो लग जाएगा, तो जाएगा किधर। मैं वो भी देख रहा था कि होल्डिंग में भी बड़ी कबाहर डाली हुई है, वहां उन्होंने कहा कि अगर आप रजिस्टर्ड बंदा एटीएल बंदे से परचेज करेगा तो तब टैक्स नहीं कटेगा, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड बंदा पेमेंट कर रहा है उस बंदे को जो कि एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में होगा सेल टैक्स में, उसका भी होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। वहां वर्ड रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको जरा समझे कि उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि दे वांट टू मेक श्योर कि बंदा अब कंप्लायंस करके आएगा, कंप्लायंस करेगा तो एटीएल में आएगा ना, वरना तो अंदर नहीं आएगा। खाली एटीएल लेके घर बैठ जाए 5 साल का रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा, तो अब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सेल टैक्स सबसे खतरनाक है, अगर आप एटीएल लिस्ट में नहीं है आप सेल टैक्स का बेनिफिट ही नहीं ले सकते, इनपुट आपको नहीं मिलना, सेल टैक्स की इनवाइस आप नहीं इशू कर सकते, विद होल्डिंग टैक्स आपका कटना है, फर्दर सेल टैक्स आपको चार्ज हो जाना है, तो बंदा जाएगा किधर, और 100% टैक्स भी विद होल्ड हो जाना है उस बंदे का, किधर जाएगा वो, काम नहीं हो भाई। ऑफिशियल में तो कोई जगह ही नहीं है नॉन एटीएल वाले की, ये तो आप याद कर ले, समझ ले कि भाई कंप्लायंस करोगे तो घर जाओगे, नहीं तो फारा होके घर चले जाओ, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। तो वन थिंग, सो एटीएल इंटेंशनली मैं फिर क्या इंटेंशनली ये डाला गया है ताकि लोगों से कंप्लायंस, अब आप इसको हुक और बाय क्रुक को जबरदस्ती कह लो, और पंजाबी के अंदर कानून से गोडा रख के ले लो, जिस तरह भी आप कह लें, चीजें उन्होंने कंप्लायंस करवानी है, अदरवाइज भाई आप हमारे लिए हमारे लिए आप घर जाए। तो ये जरा पॉइंट से कुछ नोट कर लेना, बाकी कोई और सवाल आपका नहीं, मैं तो खैर करूंगा ही जवाब दूंगा आपको, और कोई सवाल हो इससे कनेक्टेड फिर मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी 10-15 मिनट के बाद ब्रेक लेके आपको मैं जो 22 के लिए जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि एक चीज एटलीस्ट क्लोज हो जाए। कोई सवाल आप करना चाहते हैं टू दिस एक्सटेंट तो वो आप कर लें। सर ये जो कुछ एम्प्लॉय हैं जो पाकिस्तान आर्मी में वायर कर रहे होते हैं सऊदीया में, ये सारा
उधर से वो इनकम होती है उनकी सारा कुछ, उनकी जो ट्रीटमेंट है उसका जो सबूत है वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो उधर ही जो मिलेगा नहीं, वही काफ़ी होगा उनके लिए। नहीं, उनकी फॉरेन सोर्स इनकम है। हाँ जी, फॉरेन तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट भी होगा, हाँ। सैलरी स्लिप भी होगी, बैंक स्टेटमेंट भी होगी, चल जाएगा काम आपका। क्या वो पाकिस्तान आर्मी के थ्रू ही है? ठीक है, हाँ जी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम भी बनेगी ना उसकी। हाँ जी, वो कहा ना उन्होंने कि वेयर एवर पोस्टेड हो, जैसे एम्बेसी वाले बाहर तो चले जाते हाँ। हैं लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई रहते हैं, वो जो इनकम वहां कमाते हैं वो पाकिस्तान सोर्स इनकम ही मिलती है। टैक्स उनका उधर ही कट जाता है। टैक्स तो पाकिस्तान में फिर जमा होगा ना, सैलरी तो ये दे रही है ना उसको, पाकिस्तान लेकिन वो गवर्नमेंट बाहर से इधर से मिल रही होती है। नहीं, डॉलर में मिल रही होती है उनको उधर चले से। जो भी मिल रहा होगा पाकिस्तान सोर्स इनकम बनेगी, मैं ये कह रहा हूँ। उसको जो पैसा मिलेगा वो उसकी पाकिस्तान, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल है। पेयर भी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। सर इंपोर्ट पे जो टैक्स काटा जा रहा है जी। सर वो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में डालूंगा या इन्वेस्टिगेशन के अंदर में डालूंगा? देखिए इंपोर्ट दो तरह की है ना, अगर तो आप अपनी जाति कर रहे हैं तो फिर तो आप गाड़ी इंपोर्ट की जाती है आपने, वो तो वेल्थ में जाएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस की नहीं कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाएंगे उसका, तो प्रॉफिट पे टैक्स या आपका इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स कटा कमर्शियल इंपोर्ट के केस में। जो टैक्स कटा हुआ है जो इंपोर्ट पे उसे अपने किस हेड पे मैं दिखाऊं? इंपोर्ट दो तरह की है ना, एक कमर्शियल इंपोर्ट है, एक सेल्फ यूज के लिए। कमर्शियल इंपोर्ट तो कमर्शियल वाला आपका मिनिमम टैक्स में डाल दे 148 में। वो तो डाल दिए, जो मेरा टैक्स की अमाउंट है सर, हाँ हम चूंकि मैंने नॉर्मल रिटर्न भी तैयार करनी जी है, ऐसे ही है उस टैक्स को मैं कहाँ टैक्स जो एक्सपेंस है ना सर, मैं टैक्स जो है जी। उसे मैं किस जगह लिखूं? आपने जब आपने टैक्स जब होते हैं ना जहाँ पेड होता है जो कटे हुए मुख्तलिफ सेक्शन, उसका टैक्स अलग है ना आपका, एंड मिनिमम टैक्स फिक्स तो है। ठीक है सर, तो उसके अंदर जाके टैक्स डाल दिया आपने। ठीक है सर, 1 लाख पे 6,500 है सपोज, तो 6,500 को मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में भी लिखूंगा क्यों? वो आपने देखिए, आपने जो रिटर्न ऑफर करनी होती है ना वो बिजनेस इनकम बिफोर टैक्स होती है, आफ्टर टैक्स नहीं होती। रिटर्न में जो ऑफर करनी है वो आपने बिफोर टैक्स वाली निकालनी है, वो जो टैक्सेबल इनकम आपकी आएगी अंडर द इनकम टैक्स लॉ। सर उस अमाउंट को मैं कहाँ लिखूंगा जो टैक्स वाली जो टैक्स डिडक्शन होगी इंपोर्ट की? देखिए दो चीजें मुख्तलिफ है ना, एक है कि जो कटा है वो मेरी हाँ जी। बैलेंस शीट में रिसीवेबल स्टैंड करेगा, ठीक है, कर गया। जब कटा देखिए ना इंपोर्ट आपने की तो आपने टैक्स पे किया होगा तो एडवांस इनकम टैक्स के तौर पे वो आ गया होगा, ठीक है, वो बैलेंस शीट में चला गया। फिर आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस रूल बनाया तो दोनों को मैच किया तो फिर आप देखेंगे लायबिलिटी कौन सी ज्यादा है, उस एडवांस में आपकी अल्टीमेट लायबिलिटी के केस एडजस्ट होना है, तो इसलिए आपको क्रेडिट वहां मिल जाएगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला है वो आप अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका, वो आपका कैपिटल के अंदर चला गया होगा। सर जो प्रॉफिट है उसमें से ये माइनस कर दो इसे एज इनकम टैक्स एज ए एक्सपेंस लो नहीं होता। 21 सेक्शन का पहला क्लॉज ये कहता है कि अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई भी इनकम टैक्स पे करेंगे वो आपको एक्सपेंस अलोन नहीं होगा, तभी तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके आते हैं वहां पे। यानी कि सर इसका मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डबल एंट्री की बुनियाद पे हम चलेंगे और जब इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे फिर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को फॉलो करते सारी बात है क्योंकि नहीं करेंगे। रिटर्न देखिए दोनों हो गए, आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट भी वहां रिपोर्ट करना है और टैक्स वाला भी करना है। भाई का क्वेश्चन ये था सिंपल कि जो हमने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट टैक्सेशन दी उसको हम इनकॉर्पोरेट रिटर्न में किस तरह करेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक मैंने आपको रिसीवेबल स्टैंड कर दिया हाँ जी सर, जो आपकी लायबिलिटी के केस माइनस हाँ, होगा, वो सुपरसीड करेगा सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। सारी बात है उसी Yes. की दोनों में से हार नहीं आना ना, Yes. एक तो डबल एंट्री पूरी होगी उसकी। Yes. जो अब आप लायबिलिटी निकालेंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दें और पेएबल को क्रेडिट कर दें। ठीक हो गया सर। अब सवाल आ रहा है जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न आपको इनकम टैक्स रिपोर्ट नहीं करने देगा क्योंकि एक्सपेंस नहीं है ना वो वो उस रेलेवेंट सेक्शन की तरह आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपनी जगह पे है और टैक्स की अपनी जगह पे। यही बात वो पहले वाले सवाल में थी सेम। जी तो जवाब मिल गया आपको सर चले बात ये मैं भाई समझा। जी आगे जी वो इसलिए नहीं रिपोर्ट कर रहा क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स डिफरेंट है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। जी, करें सर। कि आप जब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर लेते उस वक्त तक आपका जितने भी टैक्स पेड हैं एडवांस में आएंगे। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। अगर बिजनेस के या जी, तो जी। बेनिफिट आएंगे और बाकी क्या है ना आप पर्सनल वाला भी मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे
आपके वो असेसमेंट हो जाएगी, फिर आप उसको कंट्रोल करेंगे। अगर एडवांस टैक्स कम है आप ये वो करेंगे, कंपटीशन बतानी होती है सर वो ये करेंगे। अगर ज्यादा है तो आपका फिर आपके एसेट में आ जाएगा, फंड में आ जाएगा। वो कंपटीशन आपको रिजल्ट निकाल के देगी। हाँ, ये ना, ये जब रिटर्न फाइल करके जैसे असेसमेंट ठीक हो जाएगी, जी, ऐसे ही है। आपने ये एंट्री कर देनी है। जी, ऐसे ही। और एडवांस टैक्स में से जितना बच गया फालतू लायबिलिटी से, वो आपने रिफंड में दे दिया। जी वो आ गया होगा, पहले ही आ गया होगा। आप वही आ गए। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी और कोई क्वेश्चन होती है इससे पहले इसको क्लोज करें। कोई आप समझते हैं कि कोई शेयरिंग कर ले तो आप जरूर करें। सर आप फॉरेन करेंसी के बारे में कोई पॉइंट लिखा हुआ था, मैं नहीं था थोड़ा हाँ जी कर लेते हैं, कभी नहीं। हमने सिर्फ ये कहा, अच्छा इसकी 2-3 छोटी सी एग्जांपल बना दें, फिर आसान हो जाएगा ना। जरा जब प्रैक्टिकल एग्जांपल बंदा करता है ना तो उसको समझ ज्यादा आता है। प्रैक्टिकल पढ़ने से तो वो उसकी एप्लीकेशन होती है तो बहुत अच्छा होता है। पहला सवाल ये है, मेरे पास 2020 के अंदर 10,000 यूएस डॉलर पड़े हुए थे जो मैंने 150 रुपए के हिसाब से मैंने परचेज की। मैंने कहा जी 15 लाख आ गया और मैंने उसमें कोई चेंज नहीं की और 2021 में भी मेरे पास पड़े हुए, तो मैंने 15 लाख रिपोर्ट कर दिए, उसको रेट को चेंज नहीं करा नंबर। अब मैं क्या कहता हूँ कि 10,000 के अंदर 15,000 यूएस डॉलर मैंने और लिए, वो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। अब 10 लाख तो 150 रुपए में रहेगा। अगले जो मैंने परचेज किए वो मैंने 160 पे परचेज किए, वो 16 लाख और आ जाएगा और टोटल मेरा 31 लाख रुपए जो होगा वो मेरा बैंक बैलेंस के अंदर पड़ा होगा। दो बातें होगी। अब तीसरा ये है कि मैंने क्या किया कि उस 10,000 डॉलर जो पहले थे उसमें से 2,000 मैंने निकाल लिए और पर्सनल के लिए मैंने इस्तेमाल कर लिए। जब मैंने खरीदा था तो 150 पे था, जब मैंने निकाला तो रेट 160 हो गया, तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया $1 के हिसाब से। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख रुपया मेरी इनकम आ जाएगी जो मुझे गेन ऑन फॉरेन करेंसी कन्वर्जन पे होगा और वो मुझे ऑफर करना पड़ेगा अदर इनकम के तौर पर। ये बात हो रही है। आपका पूरा हो गया? हाँ जी बिल्कुल कन्वर्जन पर है। हाँ जी और जी तो इसमें कोई चेंज ना आती, जैसे 20 में लिए 10,000, अभी भी 10,000 पड़े हुए हैं, लेकिन फिर वही है क्या? देखिए मेरी बात सुनो, इसका जवाब ना दूसरी तरफ। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपकी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बदल गई है, फिर तो ज्वेलरी भी बदल गई है, फिर तो शेयर भी बदल गए हैं, उसका क्या करना है? फिर प्लॉट भी बदल गया है। तो प्रिंसिपल पहला क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। इसको छेड़ना नहीं है आपने जब तक कि वो रियल नहीं होगा, अंदर नहीं आएगा। वरना क्या होगा, अगर आप ये करेंगे तो आपको उस गेम पे टैक्स लग जाएगा जो भी आपको मिला ही नहीं, और हो सकता है कि जब आप बेचेगा वो लॉस हो जाए, तो मैं वो गेन ऑफर नहीं कर सकता जो मैंने कमाया ही नहीं, ना रिसीवेबल है ना रिसीव्ड हुआ है, तो मैं ऑफर क्यों कर रहा हूँ? दिस इज व्हाई कि हम चेंज को आउट फॉर वेल्थ में नहीं करते जब तक कि वो एक्चुअल ना हो जाए। वरना अगर मैं, अच्छा अब ये तो नहीं हो सकता कि आधे असर में फेयर मार्केट वैल्यू पे ले जाऊं और आधे मैं कॉस्ट पे ले जाऊं। फिर आप पूछेंगे एज ए लॉयर ये लिखा कहाँ हुआ भाई? 116 सेक्शन। ये भी सवाल हो गया था। एक सवाल आप लोगों से भी है कि आप एक्चुअल कॉस्ट पे बना रहे हैं, किसी ने सवाल नहीं किया ये लिखा कहाँ हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट बेसिस? 116 में वो ये कहता है कि एक स्पेसिफाइड डेट पे आपकी जो रिसीवेबल एंड पेएबल हैं वो आपने स्टैंड करने हैं। ये बात वो करता है। आपको एक्चुअल कॉस्ट लिखा होने नहीं मिलेगा, ये हमने ड्राइव खुद किया हुआ है और प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली इसकी ऐसे ना हो। अगर मैंने एक प्लॉट आज से 20 साल लिया पहले, वो 10 लाख का है, आज वो 4 करोड़ का है, तो मैं 39 मिलियन रुपए का टैक्स दूंगा आपको क्या? मैंने तो कमाया नहीं अभी तक। तो जो चीज मेरे पास आई नहीं, ना रिसीवेबल है, अच्छा मैं आपको टैक्स दे दूं, कल को पता लगे लॉस हो गया तो फिर क्या होगा? तो मैं तो इसी फिर रोज मैं रीवैल्यूएशन ही करता रहूंगा, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया। तो भाई एक्चुअल कॉस्ट है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे और मिक्स अप हो जाएगा सब कुछ। इन अदर वर्ड हम ये कहेंगे हमने कैश फ्लो को काम चला जी रियल बेसिस पे, इसको रियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। कैश फ्लो को हाँ काम जी, चला, कैश फ्लो। कितना गया कितना आया। बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर्टी में आप ले लेना, आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन लोग एफबीआर के रेट पे करा लेते हैं। खरीदा मैंने 1 करोड़ का और एफबीआर का रेट 80 लाख है, तो अब आपका क्या ख्याल है कि 1 करोड़ दिया नहीं आपने? आपने वेल्थ में 1 करोड़ ही बुक करना है, वही पैसा गया है आपका और उसी का ही जवाब देना है आपने। 80 लाख में नहीं आएगा आपको, वो तो एफबीआर ने अपना किया, वो अपनी जगह पे है।
आपने 1 करोड़ का जवाब देना है जो रियल बेस पे ट्रांजेक्शन हुई है। अच्छा, ऐसे भी केस आए हैं मेरे पास जिसमें एफबीआर का रेट ज्यादा है, परचेज प्राइस कम है। वो मुझसे सवाल करने लगे, उन्होंने मुझे वेज बना के दी कि जी आप ना एफबीआर के रेट पे डाल दें इसको। फर्ज करें एफबीआर का रेट था 10 लाख रुपए, उसने पे किया 6 लाख रुपए, उसने मुझे 10 लाख लिख के दे दिया। मैंने कहा मुझे एक चीज बताओ, ये बाकी का चार्ज तुमने किया है? कहता जी नहीं। तो मैं कहा वो क्यों किया फिर? क्या पेबल है? नहीं। पेड किया? नहीं। तो मेरे अंदर कैसे आ गया? तो क्या करें जी, तुमने ऐसा था 6 लाख में बुक करना है मैं तुम्हें जो एक्चुअली पे किया है। अब लोग सिर्फ हायर की तरफ नहीं जाएंगे, आपने वो सोर्सेज का जवाब देना है। देखिए एफबीआर रेट कुछ जगहों पे नहीं भी है, फिर कहीं कम है कहीं ज्यादा है। मोस्टली तो शहरों में उनके रेट आपकी वैल्यू से कम ही है, लेकिन कहीं नहीं भी है या ज्यादा या कम का फर्क आ गया तो आपने रियल बेस को बेस बनाना है। जब चीजें की दी नहीं और ना देनी है तो फिर आप वो कैसे कर रहे हैं? तो कुछ चीजें आपको ड्राइव करनी पड़ती है कि जवाब कल को मेरे पास हो कि ये अंदर कैसे आ गया भाई आपके पास। जी कोई और क्वेश्चन? इसको मैं फिर अभी इस सेशन को अभी हम क्लोज कर रहे हैं जी, तो 10-15 मिनट का गैप दे देते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला जो आपका फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स हैं काफी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्रक्स निकाल के शॉर्ट करके आप तक चीजें जो है ना वो पहुंच सर ये प्रेजेंटेशन की आप हमें सॉफ्ट कॉपी भी अगर दे सर दें। आप लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए देख ही जाऊंगा मैं आपको, फिक्र ना करें। नहीं भी दूंगा तो मुझे फोन कर लीजिएगा, फ्री है ये। मैंने अगर आपको किताब अपनी फ्री कर दी है, 3-4 साल से मैं फ्री दे रहा हूँ, तो आप ना मिले तो आप मुझे सीधा फोन करें जनाब किताब किधर है। वो तो वादा ही किया था आपने, वो वादा होगा कोई नहीं, तो आप फिक्र ना करें, ये वादा वफा होने वाला है। आपको दे के जाएंगे, नहीं मिलेगा तो ले लेना मुझसे बात। थैंक यू वेरी मच।